हाय फ्रेंड्स, हमारे चैप्टर टैक्स इनवॉइस का ये लेक्चर नंबर 4 फ्रेंड्स। 3 लेक्चर में जो भी डिस्कस किया उसका एक फास्टेस्ट रिकैप्चुलेशन करके हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स एज ऑलवेज। फ्रेंड्स इस चैप्टर में हम 4 सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, सेक्शन 31, 32, 33, 34। उसमें से एक सेक्शन हमने खत्म भी कर दी फ्रेंड्स, विच इज सेक्शन 31। ओके फ्रेंड्स, देखो वो सेक्शन हम रिवाइज करना शुरू करें उसके पहले 2-3 बेसिक बातें फ्रेंड्स। जीएसटी में इनवॉइस का कोई फॉर्मेट है? ना, इनवॉइस का कोई फॉर्मेट नहीं है। हाँ, बट रूल नंबर 46 में हमारे पास उसका कंटेंट्स क्या क्या होने चाहिए उसका लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है। आई थिंक आज का लेक्चर फ्रेंड्स हम यहाँ से शुरू करेंगे, विच इज रूल नंबर 46 कि आपके इनवॉइस में क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, हमारे वहाँ पे जो इनवॉइस आपको इशू करना है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली भी इशू कर सकते हो, मैन्युअली भी इशू कर सकते हो, कुछ भी मैनर में इशू कर सकते हो, कोई भी मैनर में इशू कर सकते हो, उससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं। हाँ, इशू करना फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएगा हमारे वहाँ पे इनवॉइस इशू कौन करेगा? लॉ कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, ध्यान से एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो टैक्सेबल सप्लाई करता होगा गुड्स का के सर्विसेज का, हमारे वहाँ पे क्या इशू करने वाला है फ्रेंड्स? टैक्स इनवॉइस। तो फ्रेंड्स हमारे वहाँ पे 2 टर्म्स ने बर्थ लिया, वन इज टैक्सेबल पर्सन, सेकंड इज रजिस्टर्ड पर्सन। तो हमारे वहाँ पे टैक्सेबल पर्सन कौन? लॉ कहता है टैक्सेबल पर्सन का मतलब पर्सन रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। ओके, तो फ्रेंड्स हमारे वहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन कौन? पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 बट एक्सक्लूडिंग पर्सन हैविंग व्हाट? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्लियर? चलो नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हमारे वहाँ पे सेक्शन 31 सबसेक्शन 1। याद करो 31(1) गुड्स। आंसर, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, बट इफ सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। बोलो क्लियर? मूवमेंट होगा तो रिमूवल के पहले इनवॉइस इशू कराओ, मतलब रिमूवल के समय पे और उसके पहले इनवॉइस इशू करो। एंड इफ सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो मतलब डिलीवरी के टाइम और उस समय पर और उसके पहले आपको इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो वर्ड याद रखने के, एक रिमूवल एक डिलीवरी। क्लियर? नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स सेक्शन 31 सबसेक्शन 2। बोलो कैसे याद रखते थे? 31(2) सर्विसेज। हमको इनवॉइस कब इशू करना है? आइदर बिफोर और आफ्टर। बोलो बिफोर कब? कभी भी। आफ्टर विद इन व्हाट टाइम? जनरली टाइम लिमिट हमारे पास 30 डेज की, बट 4 स्पेशल सिचुएशन में हमारे पास टाइम लिमिट कितनी होगी? इट वुड बी 45 डेज। 4 सिचुएशन कौन सी? इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी। इस 4 सिनेरियो में हमारे पास लिमिट कितनी होगी फ्रेंड्स? 45 डेज। चलो नेक्स्ट याद करो, हमारे पास कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो डिस्कस करने बाकी है, डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 31(3) अलग 7 क्लॉजेस हमारे पास अवेलेबल है। उसमें से फर्स्ट है सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए। एक दिन आप हो जाते हो लायबल फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके विद इन 30 डेज आपको अप्लाई करना होगा फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो 30 डेज में अप्लाई कर दिया तो आपके ग्रांट का इफेक्टिव दिन कौन सा होगा? डेट ऑन विच यू बिकम लायबल फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। बट जो 30 डेज में अप्लाई नहीं करते हो फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो जो दिन आपको ग्रांट होगा उस दिन आपकी लायबिलिटी होगी फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, और उस दिन से आप क्या माने जाओगे? रजिस्टर्ड पर्सन। क्लियर? अभी समझो फ्रेंड्स, एक दिन आप लायबल हो गए, एक दिन आपने अप्लाई किया, विद इन व्हाट टाइम अप्लाई किया? 30 डेज। तो एक दिन आपको ग्रांट होगा। ओके, ग्रांट के दिन तक आप कौन हो? टैक्सेबल पर्सन बीइंग व्हाट? लायबल फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो एज अ लायबल पर्सन, एज अ टैक्सेबल पर्सन आप टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते नहीं हो, बट आपने नॉर्मल इनवॉइस तो प्रिपेयर किया होगा ना फ्रेंड्स। ओके, तो आपने नॉर्मल इनवॉइस बनाया था 118 रुपीज का। अभी फ्रेंड्स आप रजिस्टर्ड होते हो, जो दिन आपको सर्टिफिकेट ग्रांट होता है उस दिन आप रजिस्टर्ड हो जाते हो, बट आपका इफेक्टिव दिन कौन सा होता है? वो तो होता है डेट ऑन विच यू बिकम लायबल फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो लायबिलिटी से लेकर ग्रांट तक की पीरियड के लिए आप क्या बन गए? रजिस्टर्ड पर्सन। एज अ रजिस्टर्ड पर्सन क्या इशू करना चाहिए था आपको? टैक्स इनवॉइस। बट आपने जो पहले बनाया वो तो नॉर्मल इनवॉइस था। ओके, तो जो नॉर्मल इनवॉइस था वो गलत हो जाते हैं, उसको रिवाइज करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे उसका? रिवाइज टैक्स इनवॉइस, जिसको बोलेंगे RTI। पॉइंट नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्या? तो रेसिपिएंट क्या क्लेम कर पाएगा? उसकी ITC। पॉइंट नंबर 2, विद इन व्हाट टाइम मुझे इशू करना पड़ेगा? उसको इशू करना पड़ेगा विद इन 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एंड पॉइंट नंबर 3, कभी कभी क्या इशू कर पाएंगे? CTI। याद करो, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा तो क्या इशू करना पड़ेगा? RTI। रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, क्या इशू करना पड़ेगा? CTI। और इंटर स्टेट सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई अप टू ₹2,50,000 होगा, हम क्या इशू कर सकते हैं? CTI। वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीडिंग ₹2,50,000 होगा, हम क्या इशू कर सकते हैं? RTI। बोलो क्लियर फ्रेंड्स? चलो नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज B। नो टैक्स इनवॉइस। 3 कंडीशन फुलफिल की, हम इनवॉइस इशू नहीं करेंगे तो चलेगा। बोलो 3 कंडीशन। फर्स्ट उसमें से कौन थी? वैल्यू लेस देन 200। नेक्स्ट वाज रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड एंड थर्ड इज रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर्स इनवॉइस। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फ्रेंड्स हम इनवॉइस इशू नहीं करेंगे तो भी चलेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे के पहले हमको क्या इशू करना पड़ेगा? हमको इशू करना पड़ेगा CTI, विच इज कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, जिसके बेसिस के ऊपर हम क्या जाके पे करने वाले हैं फ्रेंड्स? GST। नेक्स्ट आएगा सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज C, बिल ऑफ सप्लाई। फ्रेंड्स आपने जो भी सप्लाई किया वो टैक्सेबल सप्लाई था, तो हम कौन
कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेंगे, हम जो डॉक्यूमेंट इशू करेंगे वो होगा टैक्स इनवॉइस। बट जो आपका सप्लाई का नेचर एग्जम्प्ट सप्लाई है, आप कंपोजिशन सप्लायर हो सेक्शन 10 के हिसाब से, तो जो डॉक्यूमेंट हम इशू करेंगे वो क्या होगा, बिल ऑफ सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर टैक्स इनवॉइस, एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए हम क्या इशू करने वाले हैं, बिल ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, अभी टैक्सेबल सप्लाई भी किया, एग्जम्प्ट सप्लाई भी किया, अभी कौन से रेसिपिएंट को किया, तो आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड था, तो अलग अलग सप्लाई के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट हमको इशू करने पड़ेंगे। टैक्सेबल सप्लाई के लिए टैक्स इनवॉइस होगा, एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए होने वाला है बिल ऑफ सप्लाई। बट फ्रेंड्स टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्ट सप्लाई अपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया, हम कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेंगे, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। चकाचक एकदम रेडी। चलो नेक्स्ट फ्रेंड्स, रिसीट वाउचर, रिफंड वाउचर, सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी, सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज ई। मैं कौन, सप्लायर, आप कौन, रेसिपिएंट। आपने मुझे एडवांस पे किया, तो एडवांस के लिए मैं आपको क्या इशू करूंगा, रिसीट वाउचर। जब आपने मुझे एडवांस दिया फ्रेंड्स, मुझे रेट ऑफ जीएसटी नहीं पता था, मुझे नेचर ऑफ टैक्स नहीं पता था, मुझे नेचर ऑफ सप्लाई नहीं पता था। तो फ्रेंड्स रेट ना पता हो तो हम क्या अप्लाई करेंगे, 18%। जो नेचर ऑफ सप्लाई ना पता हो तो हम क्या फॉलो करेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होगा, IGST। क्लियर फ्रेंड्स, अभी देखो ना हमारे बीच में सप्लाई हो पाया ना हमारे बीच में टैक्स इनवॉइस इशू हो पाया, तो जो मैं आपको रिफंड ग्रांट करता हूं तो साथ में क्या इशू करूंगा, रिफंड वाउचर। बोलो क्लियर, डन। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हमारा वहां पे सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ, सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी, इनवॉइस इन केस ऑफ आरसीएम एंड पेमेंट वाउचर। हम डिस्कस करते हैं दो सेक्शन, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 इज फ्रेंड्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फ्रेंड्स हमारे वहां पे दो पेमेंट स्कीम है, वन इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, सेकंड इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। व्हाट इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फ्रेंड्स, यहां पे सप्लायर जीएसटी पे करेगा, बर्डन किसके ऊपर रहने वाला है, रेसिपिएंट। वापस एक बार, सप्लायर जीएसटी पे करेगा, बर्डन किसके ऊपर होगा, रेसिपिएंट। फ्रेंड्स इन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा, बर्डन भी किसके ऊपर होगा, रेसिपिएंट। क्लियर, अभी समझो फ्रेंड्स, देखो जहां पे सेक्शन 9(3) की बात आएगी वहां पे आपका सप्लायर रजिस्टर्ड भी हो सकता है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट इज 9 सबसेक्शन 4 व्हिच इज व्हाट, स्पेसिफाइड और नोटिफाइड यूआरडी परचेजेस, जहां पे हमारा सप्लायर कैसा होगा, अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट कैसा होगा, रजिस्टर्ड। तो ये जो नोटिफाइड सप्लाईज होंगे उसमें इट वुड बी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे रेसिपिएंट को जीएसटी पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। क्लियर, अभी समझो फ्रेंड्स, देखो जब रेसिपिएंट को जीएसटी पे करना होगा एज पर सेक्शन 24 उसको कंपल्सरी मैंडेटरी क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। इतना हमारे मन में क्लियर है। यहां पे फ्रेंड्स जब सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 की बात आएगी हमारा सप्लायर कैसा होगा, ऑलवेज अनरजिस्टर्ड। 9(3) सप्लायर रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 की बात आएगी सप्लायर ऑलवेज कैसा होगा, अनरजिस्टर्ड। अभी फ्रेंड्स समझने का ट्राई करो, जो मेरा सप्लायर रजिस्टर्ड है, ध्यान से, जो मेरा सप्लायर रजिस्टर्ड है तो वो मुझ पे, मैं रेसिपिएंट हूं, रजिस्टर्ड हूं, जो मेरा सप्लायर रजिस्टर्ड है वो मुझ पे इनवॉइस बनाता है, तो उसके बेसिस के ऊपर मैं जाकर गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट कर दूंगा। पर जो मेरा सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, 9(3) 9(4 दोनों में पॉसिबिलिटी है, मेरा सप्लायर कैसा हो सकता है, अनरजिस्टर्ड। जो मेरा सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो मुझ पे टैक्स इनवॉइस नहीं बना पाएगा, ध्यान से, वो मुझ पे टैक्स इनवॉइस नहीं बना पाएगा, सो मैं मुझ पे टैक्स इनवॉइस बना के उसके बेसिस के ऊपर जाके मैं गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करने वाला हूं। पता चला चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एकदम मजबूत। एंड नेक्स्ट, जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा अंडर 9(3) 9(4 वो ऑलवेज क्या इशू करेगा, पेमेंट वाउचर। बोलो क्लियर। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स सेक्शन 31 सबसेक्शन 4, सेक्शन 31 सबसेक्शन 5 व्हिच इज कंटीन्यूअस सप्लाई। देखो फ्रेंड्स, जब सब सेक्शन 1 की बात आई थी इट वाज टॉकिंग अबाउट गुड्स, जब 4 की बात है इट इज कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, 2 है इट इज सर्विसेज, एंड जो 5 है इट इज कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। चलो गुड्स 1, कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स 4। व्हाट इज कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, तो कि जिसका सप्लाई है गुड्स का कंटीन्यूअस बेसिस के ऊपर है, उसमें वायर ने, केबल ने, कंड्यूट ने, पाइपलाइन ने, वो सब भी कवर कर दिया। ओके, तो ये हो गया कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। तो फ्रेंड्स उसमें दो बातें थी, वन वाज सक्सेसिव स्टेटमेंट, सेकंड वाज सक्सेसिव पेमेंट। याद करो, मिल्क का सप्लाई, न्यूज़पेपर का सप्लाई कंटीन्यूअस है बट वेरिएबल नेचर में, तो वहां पे सप्लायर हमको क्या इशू करेगा, स्टेटमेंट। तो हमको इनवॉइस कब तक इशू करना पड़ेगा, ऑन और बिफोर स्टेटमेंट। सप्लायर इनवॉइस कब तक इशू करेगा फ्रेंड्स, ऑन और बिफोर स्टेटमेंट। एंड एग्जांपल के तौर पर फिक्स्ड हो, मतलब न्यूज़पेपर जैसा है, रोज सुबह आ ही जाएगा पर उसका पेमेंट फिक्स्ड होगा मंथली बेसिस के ऊपर। इन दिस सिनेरियो हम इनवॉइस कब इशू करेंगे, मतलब सप्लायर इनवॉइस कब इशू करेगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जो सक्सेसिव स्टेटमेंट होगा तो ऑन और बिफोर स्टेटमेंट, तो सक्सेसिव पेमेंट होगा तो ऑन और बिफोर पेमेंट। वापस एक बार, सक्सेसिव स्टेटमेंट, ऑन और बिफोर स्टेटमेंट इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट आएगी, सक्सेसिव पेमेंट होगा तो ऑन और बिफोर पेमेंट इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट फ्रेंड्स आने वाली है। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हमारा सेक्शन 31 सबसेक्शन 5 व्हिच इज कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है, सर्विस का ड्यूरेशन मस्ट एक्सीड व्हाट, 3 मंथ्स विद पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन, उसको बोलेंगे कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फ्रेंड्स इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एसर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, तो हमको इनवॉइस कब तक इशू करना पड़ेगा, ऑन और बिफोर ड्यू डेट। नेक्स्ट वाज ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नॉट एसर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑन और बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स। एंड इफ पेमेंट इज लिंक्ड विद लेट अस से कंप्लीशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज और कंप्लीशन ऑफ इवेंट, तो ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट व्हिच इज कंप्लीशन
कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज। सिंपल वर्ड्स में ड्यू डेट एसेडरेबल तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट नॉट एसेडरेबल तो ऑन और बिफोर पेमेंट, बट इफ पेमेंट इज लिंक्ड विद सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज। चकाचक रेडी। नेक्स्ट था इन रिलेशन टू सेक्शन 31 सबसेक्शन 6 विच इज सर्विसेज बिफोर इट्स कंप्लीशन। मतलब देखो 31(2) की बात करें तो हमको 30 डेज में इनवॉइस इशू करना है, 45 डेज में इनवॉइस इशू करना है, पर 30 डेज कहां से, 45 डेज कहां से, इट वाज फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, इट वाज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पर जहां पे सर्विस कंप्लीट ही नहीं होती है, कंप्लीट होने के पहले सीज हो जाती है, हम इनवॉइस कब तक इशू करेंगे फ्रेंड्स, हमको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ सीजेशन। क्लियर। एंड वैल्यू कौन सी होगी, अप टू सीजेशन। नेक्स्ट था लास्ट था सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 विच इज गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। मतलब अभी मैं क्या करूंगा, गुड्स का रिमूवल होगा, बट अभी अप्रूवल नहीं आएगा, जब आप अप्रूवल देंगे तब क्या मानेंगे, उसका सप्लाई। मतलब यहाँ पे दो इवेंट होगी, एक होगा फ्रेंड्स रिमूवल ऑफ गुड्स, एक होगा अप्रूवल फॉर सेल। तो फ्रेंड्स रिमूवल ऑफ गुड्स में 6 मंथ्स ऐड करो, अप्रूवल फॉर सेल बन गया सप्लाई की डेट, उसके साथ कंपेयर करो, क्या करेंगे, व्हिचएवर इज अर्लियर, तब तक मुझे इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। वापस एक बार, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई का मतलब क्या होगा, अप्रूवल फॉर सेल, और 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल, क्या करेंगे, व्हिचएवर इज अर्लियर। बोलो चकाचक, एकदम रेडी। चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स लाइफ में। इट इज रूल नंबर 46 विच इज पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स इनवॉइस। फ्रेंड्स देखो, हमारा वहाँ पे इनवॉइस का कोई फॉर्मेट नहीं है, बट आपके इनवॉइस में कौन से कंटेंट्स होने चाहिए उसका लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है। आई थिंक मिनिमम 15-20 बार बोल दिया होगा मैंने फ्रेंड्स, वो आज हम लिस्ट देखने वाले हैं विच इज कवर्ड बाय रूल नंबर 46 विच इज पर्टिकुलर्स और कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस। फ्रेंड्स जो पहले भी बताया, इनवॉइस का कोई फॉर्मेट नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर। चेक करो क्या क्या कंटेंट्स उसमें होने चाहिए, उसका लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लीज ध्यान से। फ्रेंड्स देखो हम शुरू करेंगे, नेम, एड्रेस, GSTIN ऑफ सप्लायर। जो भी हमारा सप्लायर होगा रजिस्टर्ड होगा, बिकॉज रजिस्टर्ड पर्सन हमारा पे क्या इशू कर सकता है, टैक्स इनवॉइस। 3 चीज़ लिखेगा सप्लायर, क्या क्या लिखेगा फ्रेंड्स, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका GSTIN। यू नो व्हाट इज GSTIN? इट इज रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर GST विच इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो नाम, एड्रेस, नंबर ऑफ सप्लायर। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, सर ये अलग अलग 16 पॉइंट्स आप चेक करो ना फ्रेंड्स। तो सर ये 16 पॉइंट्स एग्जाम में पूछेंगे, राइट डाउन रूल नंबर 46, 16 मार्क्स, 40 मार्क का GST हो, उसमें 16 मार्क्स के यही पूछेंगे फ्रेंड्स। ऐसे चांसेस नहीं है, बट आपको ऐसा 2, 3, 4 मार्क तक पूछ सकते हैं। राइट डाउन ब्रीफ दी रिगार्डिंग पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स इनवॉइस अंडर रूल नंबर 46। तो 4-5 आपको पूछ सकते हैं, मतलब 16 है, उसमें फ्रेंड्स 4-5 याद ना रहे। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो फ्रेंड्स, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आप, तो 4-5 याद ना रहे, 16 आउट ऑफ 16 याद रहे फ्रेंड्स, बट लिख के खाली 4 आने, ऐसा सोचने का। क्लियर। तो चिंता ना करो, 16 पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको एज ए कंटेंट पता होना चाहिए कि इनवॉइस में क्या क्या हमको इंक्लूड करना होगा फ्रेंड्स। क्लियर। तो सप्लायर का नाम, एड्रेस, नंबर वहां पे मेंशन होगा। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स अ कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर। मतलब आप कभी भी देखोगे ना फ्रेंड्स, तो इनवॉइस में सीरियल नंबर लिखा होगा, इनवॉइस नंबर लिखा होगा, इनवॉइस नंबर 1, इनवॉइस नंबर 2, इनवॉइस नंबर 10, इनवॉइस नंबर 50,000, मतलब जो भी आपका इनवॉइस नंबर होगा वो अंदर मेंशन होगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये सीरियल नंबर लिखना कंपलसरी है, बट नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर। मतलब आप सीरियल नंबर 1 मतलब ऐसा रख सकते हो 2, 3, 9, 4, 5, 6 ABC, ऐसा कुछ भी मिक्सर कर सकते हो, पर 16 कैरेक्टर से ऊपर ना चला जाए, ऐसा ध्यान रखना। इन 1 और मल्टीपल सीरीज कुछ भी हो सकती है, मतलब ऐसा रख सकते हो A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 एंड सो ऑन। तो इट इज मल्टीपल सीरीज ऑल्सो पॉसिबल। कंटेनिंग क्या क्या हो सकता है फ्रेंड्स आपके इनवॉइस में, इनवॉइस के सीरियल नंबर में क्या क्या हो सकता है, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, हाइफन हो सकता है, डैश हो सकता है, स्लैश हो सकता है, हंस कुछ भी हो सकता है, एनी कॉम्बिनेशन देन ऑफ, बट इट शुड बी यूनिक फॉर अ फाइनेंशियल ईयर फ्रेंड्स। हर एक इनवॉइस का एक ही नंबर रखो, ऐसा मत कर देना, इट मस्ट बी आपके जैसा यूनिक फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। यू आर यूनिक फॉर लाइफ टाइम, बट ये यूनिक जो ये यूनिक होना चाहिए फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। एग्जाम्पल पर्सपेक्टिव 16 कैरेक्टर याद रखना, कभी पेपर टफ निकलेगा तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं 16 कैरेक्टर के ऊपर आपका इनवॉइस नंबर हो सकता नहीं है फ्रेंड्स। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट इज नाम, एड्रेस, नंबर ऑफ सप्लायर, नेक्स्ट इज सीरियल नंबर। ओके, नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स डेट ऑफ इट्स इश्यू। कौन से दिन आपने इनवॉइस को इश्यू किया है वो आपको मेंशन करना होगा फ्रेंड्स। क्यों मेंशन करना है, बर्थडे मनानी है, इनवॉइस की बर्थडे मनाएंगे आप कि आज इनवॉइस का 1 साल खत्म हुआ, हैप्पी बर्थडे इनवॉइस, ऐसी बर्थडे मनानी है आपको ना फ्रेंड्स। तो क्यों उसका डेट मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज ये आपकी लायबिलिटी कौन से पीरियड को बिलोंग करती है, वो डेट नहीं लिखोगे तो पता कैसे चलेगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। जीएसटी में क्या होता है फ्रेंड्स पता है, जो महीने में आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी बाय वे ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, उसके नेक्स्ट मंथ के 20th तक आपको चाहो जीएसटी का पेमेंट करना है। सिंपल वर्ड्स में फरवरी की लायबिलिटी हो 20th मार्च तक डिस्पोज ऑफ करनी है, मार्च की लायबिलिटी हो 20th अप्रैल तक डिस्पोज ऑफ करनी है, अप्रैल की लायबिलिटी हो 20th मई तक आपको डिस्पोज ऑफ करना होगा। बट ये कौन से पीरियड को लायबिलिटी बिलोंग करती हो वो पता ही नहीं चलेगा, डेट ऑफ इनवॉइस नहीं लिखा होगा तो फ्रेंड्स। क्लियर। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी इनवॉइस में उसको मेंशन करने की बात आती है तब। क्लियर। 3 कंटेंट्स हमारे हो गए। फर्स्ट
इज नाम, एड्रेस, नंबर ऑफ सप्लायर, नेक्स्ट इज सीरियल नंबर, नेक्स्ट इज डेट ऑफ इट्स इश्यू। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स रेसिपिएंट का डेटा। जो रेसिपिएंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया फ्रेंड्स, तो रेसिपिएंट हमारा रजिस्टर्ड होगा तो क्या लिखेंगे, नेम, एड्रेस, नंबर ऑफ रेसिपिएंट। नंबर दो टाइप के हो सकते हैं, वन में भी GSTIN विच इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, सेकंड हो सकता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर विच इज UIN। सर UIN पहले से नड रहा है, समझाऊंगा, चिंता ना करो, लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स। तो जो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा तो नाम, एड्रेस, नंबर रेसिपिएंट का आपको मेंशन करना होगा फ्रेंड्स। बट रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होगा तो मतलब सपोज आपकी बात करें फ्रेंड्स, तो आप तो अभी अनरजिस्टर्ड हो, आप डीमार्ट में गए, आप एग्जांपल के तौर पे रिलायंस फ्रेश में गए कुछ परचेस करने के लिए, कोई शॉपिंग मॉल में गए कुछ परचेस करने के लिए, तो क्या आपका भी नाम अंदर वो लोग मेंशन करेंगे? देखते हैं फ्रेंड्स, देखो नाउ वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 50,000 और मोर, मतलब आपने जो भी परचेस किया है इट इज 50,000 और मोर, तो आपके इनवॉइस में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए आपके बारे में, रेसिपिएंट के बारे में चेक करो। इट इज नेम, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, तो नाम एड्रेस लिखा होगा रेसिपिएंट का, एंड एड्रेस ऑफ डिलीवरी, आपका जहां पे डिलीवरी एड्रेस होगा, आप खुद से डिलीवरी नहीं लेते होंगे, आपके घर पे जाके डिलीवरी करनी होगी या किसी और के घर पे जाके डिलीवरी होती होगी, तो इन दिस सिनेरियो आपका जो लोकेशन ऑफ डिलीवरी होगा वो उसमें मेंशन करना पड़ेगा, अलॉन्ग विथ नेम एंड स्टेट कोड, नेम ऑफ द स्टेट एंड इट्स कोड, मतलब स्टेट का नाम लिखना पड़ेगा, गुजरात वगैरह, एंड उसका जो भी कोड होगा वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। सिंपल वर्ड्स में फ्रेंड देखो, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होगा तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पहले रेसिपिएंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ना, तो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा तो नाम, एड्रेस, नंबर, ध्यान से, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा तो नाम, एड्रेस, नंबर, रेसिपिएंट फ्रेंड्स अनरजिस्टर्ड होगा उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 और मोर होगा तो नाम, एड्रेस, लोकेशन ऑफ डिलीवरी, उसका स्टेट, उसका कोड। सिंपल वर्ड्स में नाम, एड्रेस, डिलीवरी का लोकेशन आपको मेंशन करना पड़ेगा फ्रेंड्स। एंड जो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो आप परचेस करते हो एज अ अनरजिस्टर्ड पर्सन, एंड जो वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन 50,000 है तो क्या मेंशन करना होगा, तो चेक करो फ्रेंड्स। अभी आप डीमार्ट जाना, डीमार्ट में जाके 2 रुपए का कोई चॉकलेट परचेस करो, 2 रुपए की शाक भाजी परचेस करो, 2 रुपए का कुछ भी कोई भी आइटम परचेस कर लो, तो आपकी इनवॉइस में क्या लिखा होगा, इट इज यू आर अनरजिस्टर्ड, वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन ₹50,000। तो देखो क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन ₹50,000, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट में स्टिल रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप ऐसा नहीं बोल सकते नाम लिखो मेरा, ये वीडियो में सर ने बोला है, बिकॉज वीडियो में सर ने ऐसा ही बोला है कि यू मे रिक्वेस्ट व्हाट कैन, मतलब व्हाट मे बी योर रिक्वेस्ट, द अफोरेसेड डिटेल्स टू बी इंक्लूडेड और रिकॉर्डेड इन टैक्स, मतलब आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, बाकी आपके डिटेल्स को लिखने का कंपल्सन नहीं है। एंड आप चेक भी करना, आपने जाके कोई भी गुड्स परचेस किए होंगे जो 50,000 से कम के होंगे, उसमें ना आपका नाम लिखा होता है, ना आपका एड्रेस लिखा होता है, ना आपका मोबाइल नंबर तक वो मेंशन करते हैं फ्रेंड्स। पता चला क्यों? बिकॉज ये पॉइंट नंबर 5 का बी क्लॉज अट्रैक्ट हो जाता है, 50,000 से कम उसकी वैल्यू, उसका कुछ लिखना, मतलब आपका रेसिपिएंट की कोई डिटेल्स लिखनी कंपल्सन में नहीं है। हाँ, आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो कंसीडर कर सकते हैं, बाकी एज अ फोर्सफुल और कंपल्सन एलिमेंट कुछ उनको मेंशन करना पड़ता नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर? 16 पॉइंट तक पहुंचना है, 5 पॉइंट तो हो गए फ्रेंड्स, कुछ बड़ी बात नहीं है। चलो ध्यान से, नाम, एड्रेस, नंबर ऑफ सप्लायर, बोलते चलो मेरे से, चलो ट्राई करो फ्रेंड्स। नेम, एड्रेस, नंबर ऑफ सप्लायर, बाद में सीरियल नंबर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, रेसिपिएंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फ्रेंड्स रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा तो नाम, एड्रेस, नंबर लिखना पड़ेगा, एंड जो रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होगा उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। वैल्यू ऑफ सप्लाई इज फ्रेंड्स 50,000 और मोर, तो नाम, एड्रेस, डिलीवरी का लोकेशन मेंशन करना पड़ेगा, एंड जो इफ इट इज लेस देन 50,000 तो यू मे रिक्वेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ योर डिटेल्स टू बी फर्निश्ड इन टैक्स इनवॉइस। क्लियर? नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है विच इज HSN कोड फॉर गुड्स और सर्विसेज, जिसको बोलेंगे हसीना कोड। HSN को हमने याद रखा है ऐसा कि हसीना कोड। नाउ व्हाट इज HSN कोड? आओ जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले फ्रेंड्स। HSN कोड फ्रेंड्स देखो क्या होता है, थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा इंपॉर्टेंट समझने जैसा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक ही गुड्स के अलग अलग नाम हो सकते हैं, मैं आपको बताऊं। हम एग्जांपल के तौर पे बात करें शुगर केन की, शुगर केन यू नो इट इज शेरडी, हिंदी में वी से टू बी गन्ना, पता चला। चाइना में बुलाएंगे पिंगचिंग, ऐसा कुछ बुलाते होंगे, भगवान जाने, और जापान में बुलाते होंगे चिंग, ऐसा कुछ बुलाते होंगे फ्रेंड्स। मतलब एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है शुगर केन, शिरडी, बट उसके नाम अलग अलग है फ्रेंड्स। आप समझो, इंडिया ने आउटसाइड कंट्रीज को कितना एक्सपोर्ट किया और इंडिया में कितना बाहर की कंट्री से इंपोर्ट हुआ है, उसका हमको चाहिए स्टैटिस्टिक्स, उसका हमको चाहिए डेटा। अभी फ्रेंड्स देखो, अभी जब भी हम कस्टम्स के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, उस डॉक्यूमेंट्स में नाम लिखेंगे ना कि मैंने गोल्ड एक्सपोर्ट किया, तो कोई क्या लिखेगा मैंने गोल्ड बैंगल एक्सपोर्ट किए, कोई लिखेगा गोल्ड नेकलेस एक्सपोर्ट किया, कोई लिखेगा गोल्ड इयररिंग्स एक्सपोर्ट की, कोई लिखेगा गोल्ड रिंग एक्सपोर्ट की। अल्टीमेट तो सब गोल्ड के रेंज में फॉल होता है, बट फ्रेंड्स गवर्नमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी कि एग्जैक्टली गोल्ड का एक्सपोर्ट कितना हुआ, बिकॉज आपने अलग अलग नाम इस्तेमाल किए हैं। एग्जांपल के तौर पे चलो हमने इंग्लिश में लिखा तो बात अलग है, और सपोज हमने हिंदी में लिखा तो वापस एक बार डेटा बदल जाएगा।
गेटिंग माय पॉइंट? तो गवर्नमेंट को एग्जैक्ट डेटा चाहिए, स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए। क्यों चाहिए? फॉर द पर्पस ऑफ इट्स एनालिसिस ने। आप समझो, हमको कितना बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, गवर्नमेंट उसके ऊपर वॉच रखेगी तो पता चलेगा कि ये इंपोर्ट क्यों करना पड़ता है। हमारा ऑफिस का प्रोडक्शन शुरू करो। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उसको प्रमोट करने के लिए, गवर्नमेंट को पता ही नहीं होगा किसका एक्सपोर्ट हो रहा है तो गवर्नमेंट किसको प्रमोट करेगी? कौन से इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट फोकस करेगी? क्या यह इंडस्ट्री हमारे लिए एक्सपोर्ट करने में हेल्पफुल होती है? तो गवर्नमेंट को चाहिए एनालिसिस पर्पस के लिए स्टैटिस्टिकल डेटा। तो फ्रेंड्स, जो स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए तो नाम से नहीं मिल सकता, बिकॉज एक ही नाम अलग अलग स्पेलिंग में, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग लोग अलग अलग यूज करते होंगे। तो फ्रेंड्स आप नहीं मानोगे, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने, WCO ने एक कोडिंग सिस्टम डेवलप की। जबरदस्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया, एक कोडिंग सिस्टम डेवलप की। मतलब हर एक गुड्स का एक कोड होगा। सपोज ये पेन है तो ये पेन का एक कोड होगा। ये पेन को मैं लिखूँ PAN, कोई लिखे PEN, अलग अलग नाम यूज कर सकते हैं। कोई लिखे उसको पेंसिल, कोई लिखे उसको एप्पल पेंसिल, कोई अलग अलग नाम इस्तेमाल कर सकता है। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के पास डेटा ही नहीं आएगा, बट यही पेन का एक कोड होगा। मतलब मैं कुछ भी इसका नाम लिखूं, कोड तो वही रहेगा, कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, वो कोडिंग सिस्टम डेवलप की किसने? इट इज वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसको फ्रेंड्स आप नहीं मानोगे, मोर देन 250 कंट्रीज ने लगभग इसको अडॉप्ट कर दिया है। ये कोडिंग सिस्टम ही लगभग सारी कंट्रीज फॉलो करती है जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात आती है तब। मतलब मैं कुछ भी एक्सपोर्ट करूंगा, कुछ भी इंपोर्ट करूंगा तो मेरे कस्टम डॉक्यूमेंट्स में मैं गुड्स का डिस्क्रिप्शन तो लिखूंगा ही लिखूंगा। ऐसा नहीं गुड्स का डिस्क्रिप्शन मुझे मेंशन नहीं करना है, पर गुड्स के डिस्क्रिप्शन के साथ खास इंपॉर्टेंटली मुझे क्या लिखना है पता है? ये कोड लिखना है। वो कोड का नाम क्या पता है? इट इज फ्रेंड्स हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड, जिसको बोलते हैं HSN कोड। वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल चीज है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, या रादर हम डिस्कस कर रहे हैं। इट इज HSN कोड फ्रेंड्स। कितने डिजिट का होता है पता है HSN कोड? ये फ्रेंड्स 8 डिजिट का होता है। ये देखो, WCO ने क्या किया? WCO ने ये डेवलप किया HSN कोड विद द विजन ऑफ क्लासिफाइंग गुड्स ऑल ओवर वर्ल्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सारी कंट्रीज, पूरा वर्ल्ड उसको सिस्टमैटिक मैनर में फॉलो करे, सिस्टमैटिक मैनर से डेटा हमारे पास अवेलेबल हो, उस इंटेंशन से ये कोडिंग सिस्टम को डेवलप किया गया है, जो इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया है। इंडिया भी उसको फॉलो कर रही है फ्रेंड्स। क्लियर? तो सर कस्टम के बाद हमारे GST में कैसे है वो मैं 1 मिनट में आपको एक्सप्लेन करूं, बट उसके पहले फ्रेंड्स ये डिजिट कितने होंगे पता है? उसके 8 डिजिट्स होंगे। यूनिफॉर्म कोड दैट क्लासिफाइज 5000 प्लस गुड्स which are accepted worldwide। तो HSN कोड हमारा 8 डिजिट्स का फ्रेंड्स अवेलेबल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये कस्टम की बात GST में कैसे आई? फ्रेंड्स, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है पता है? अपने गुजरात से राजस्थान क्या एक्सपोर्ट किया, राजस्थान ने गोवा को क्या एक्सपोर्ट किया, गोवा ने केरला को क्या एक्सपोर्ट किया, कि गुजरात ने बाहर से क्या मंगवाया, उसका गवर्नमेंट को डेटा एनालिसिस करना है। स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले पाएगी। समझो फ्रेंड्स, गुजरात से राजस्थान क्या गया, एग्जांपल के तौर पे गुजरात से राजस्थान एग्जांपल के तौर पे गारमेंट्स गए, तो गुजरात गवर्नमेंट इसके ऊपर डिसीजन ले पाएगी कि भाई राजस्थान हमारे गारमेंट्स आ जाए तो राजस्थान के ऊपर फोकस करो, और गारमेंट्स जाने चाहिए, बाकी सब स्टेट्स में क्यों नहीं जा रहे, उसके ऊपर फोकस होगा। फ्रेंड्स, डेटा होगा तो कुछ हम एनालिसिस कर पाएंगे तो कुछ जजमेंट ले पाएंगे तो उसके ऊपर पॉलिसी ड्राफ्टिंग हो पाएगा, पॉलिसी का पूरा फ्रेमवर्क डेवलप हो पाएगा। फ्रेंड्स, पता चला? तो गवर्नमेंट ये डेटा अवेलेबल करने के लिए HSN कोड को गवर्नमेंट ने कंपल्सन अपने इनवॉइस में इंक्लूड करने की बात की है फ्रेंड्स। तो HSN कोड जब भी हम इनवॉइस बनाएंगे उसको मेंशन करेंगे, जब भी इसका रिटर्न फाइल करेंगे HSN कोड मेंशन करेंगे, जिससे गवर्नमेंट के पास डेटा अवेलेबल होगा कि कहां से क्या आउट सप्लाई हो रहा है, कहां से क्या पे इनवर्ट सप्लाई हो रहा है। ये पूरा डेटा बहुत काम आएगा फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग फ्रेंड्स। क्लियर? तो ये HSN कोड की बात आई फ्रेंड्स। तो HSN कोड आपको मेंशन करना होगा इन योर इनवॉइस। का मतलब अभी इंडिया से क्या बाहर जा रहा है, बाहर से क्या इंडिया में आ रहा है, वो तो पता चल ही जाएगा, बट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या जा रहा है, दूसरे स्टेट में और कोई स्टेट में क्या इंपोर्ट हो रहा है, क्या सप्लाई हो रहा है, वो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा फ्रेंड्स। क्लियर? ओनली एकमात्र उसका इंटेंशन है कि डिसीजन गवर्नमेंट प्रॉपर्ली ले पाए, पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रॉपर्ली हो पाए फ्रेंड्स। क्लियर? अभी देखो HSN कोड 8 डिजिट्स का है। तकलीफ किसको पड़ेगी पता है? डीमार्ट जैसे बहुत बड़े मल्टी स्टोर को, और एग्जांपल के तौर पे कोई करेना वाला को, बिकॉज उसके पास तो मल्टीपल गुड्स होंगे फ्रेंड्स। एक ही छोटे से स्टोर में, किराना स्टोर में, छोटे से स्टोर में फ्रेंड्स 200-300 आइटम बिकता होगा वो, तो क्या 200-300 आइटम की वो कोडिंग सिस्टम एकदम रट्टा मार लेगा? पता चला उसका एक चार्ट अपने वॉल के ऊपर फिक्स कर देगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना फ्रेंड्स। तो गवर्नमेंट ने प्रोविजन लाए हैं HSN कोड के, बट थोड़े रिलैक्स्ड वर्जन में गवर्नमेंट ने उसको लाया है कि भाई मुझे कितने कोड मेंशन करने होंगे मेरे इनवॉइस में। तो फ्रेंड्स, लॉ क्या कहता है? जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है, HSN कोड टू बी कोटेड इन इनवॉइस। फ्रेंड्स देखो, 8 डिजिट का HSN कोड होगा, उसमें से कितने डिजिट मुझे मेंशन करने होंगे, कितने डिजिट मुझे प्रोवाइड करने होंगे मेरे इनवॉइस में। तो फ्रेंड्स, लॉ क्या कहता है पता है? एनुअल टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना है, ध्यान से मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना है वो एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर इफ इट इज अप टू 1.5 करोड़, मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर इफ इट इज अप टू 1.5 करोड़, तो मुझे कितने डिजिट्स मेंशन करने होंगे? मुझे डिजिट्स मेंशन करने होंगे, कोई भी डिजिट मुझे मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है,
मतलब जो मेरा टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, लोग कहता है तू HSN कोड रहने दे, तो बिजनेस के ऊपर फोकस कर, तो तेरे बिजनेस के ऊपर फोकस कर, वो जरूरी है, हमारे पास डेटा नहीं होगा तो चलेगा, और अदर तेरे डेटा में कुछ हमको खास दिलचस्पी नहीं है फ्रेंड्स, क्लियर। तो जो आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ होगा तो आपको कोई HSN कोड की माथाकूट करने की जरूरत नहीं है। बट जो आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर एक्सीडिंग 1.5 करोड़ है बट अप टू 5 करोड़ है, आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर इज एक्सीडिंग 1.5 करोड़ बट इज अप टू 5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ के ऊपर है, 5 करोड़ तक है, तो फ्रेंड्स आपको 2 डिजिट मेंशन करने होंगे इन योर इनवॉइस, 2 डिजिट तक आपको ये मेंशन करना पड़ेगा आपका HSN कोड। नेक्स्ट, जो आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ को भी क्रॉस कर देता है, योर टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स ₹5 करोड़, तो मुझे मेंशन करने होंगे 4 डिजिट ऑफ HSN कोड। फ्रेंड्स जीएसटी में 8 डिजिट मेंशन करने का कोई कंपल्सन अब तक गवर्नमेंट लाई नहीं है फ्रेंड्स, क्लियर। तो हमको 4 डिजिट तक मेंशन करना पड़ेगा, 2 डिजिट तक मेंशन करना पड़ेगा, अदर मेंशन करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। क्वेश्चन ऐसा आता है, सपोज आपका HSN कोड ऐसा है 20406923, सपोज आपका HSN कोड ऐसा है, तो उसमें से कौन से डिजिट में मेंशन करूं? लो कहता है आपके फर्स्ट 2 डिजिट मेंशन करने होंगे, आपको फर्स्ट 4 डिजिट मेंशन करने होंगे, लास्ट से शुरू नहीं करने का, आगे के 2 आगे के 4 डिजिट आपको मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। बोलो चकाचक, एकदम क्लियर। HSN कोड शुरू हो जाओ। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड, जो आपका लास्ट का टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, कोई डिजिट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, 0 डिजिट आपको HSN कोड के साथ कोई लेवा देना नहीं है, भूल जाओ फ्रेंड्स। बट जो आपका लास्ट का टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर है, 5 करोड़ तक है, 2 डिजिट आपको मेंशन करने होंगे एज योर HSN कोड। एंड जो आपका लास्ट का टर्नओवर एक्सीड करता है 5 करोड़ को, तो आपको 4 डिजिट तक मेंशन करने पड़ेंगे HSN कोड। चकाचक, एकदम रेडी। चलो चेक करो फ्रेंड्स हमारा कंटेंट विच इज HSN कोड। 6 नंबर पॉइंट हो गया हमारा HSN कोड, एंड बाद में लास्ट पॉइंट आएगा इस पर्टिकुलर स्लाइड में, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब क्या गुड्स और क्या सर्विस आप उसको सेल कर रहे हो उसका मेंशन करना पड़ेगा। सपोज आप सेल कर रहे हो कोई सर्विसेज, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी सर्विसेज। आप सेल कर रहे हो कोई गुड्स, मतलब आपने कैमरा सेल किया, आपने लैपटॉप सेल किया, आपने मोबाइल सेल किया, आपने गारमेंट सेल किया, तो जो भी आपने सेल किया उसका डिस्क्रिप्शन आपको मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। बोलो क्लियर। 7 पॉइंट्स वी आर डन विद। आगे का तो बहुत ईजी है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, वापस एक बार फटाफट रिकैप्चुलेशन कर लो। फर्स्ट इज नाम, एड्रेस, नंबर ऑफ सप्लायर। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स सीरियल नंबर। नेक्स्ट होगा डेट ऑफ इट्स इश्यू। नेक्स्ट होगा रेसिपिएंट की डिटेल्स। जो फ्रेंड्स रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा तो नाम, एड्रेस, नंबर। रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होगा तो फ्रेंड्स हम एक बार देख लेंगे आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीडिंग 50,000 होगा और 50,000 और मोर होगा, तो हम क्या लिखेंगे? नाम, एड्रेस, डिलीवरी का लोकेशन, स्टेट कोड और लेटर से स्टेट का नाम लिखेंगे। एंड जो 50,000 से कम है तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी ऐसा कोई लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं रिगार्डिंग डिटेल्स ऑफ रेसिपिएंट फ्रेंड्स। नेक्स्ट होगा हमारा HSN कोड एंड नेक्स्ट होगा डिस्क्रिप्शन। जब HSN कोड की बात है कि वो फुल फॉर्म बोल देते हैं हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स उसके कितने डिजिट्स आपको मेंशन करने होंगे, एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट, कितने डिजिट्स आपको मेंशन करने होंगे। लॉ कहता है जो आपका लास्ट का टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, कोई डिजिट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लास्ट का टर्नओवर एक्सीडिंग 1.5 करोड़ बट अप टू 5 करोड़ है, 2 डिजिट तक मेंशन करो। लास्ट का टर्नओवर एक्सीडिंग 5 करोड़, आपको 4 डिजिट मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। चकाचक, एकदम रेडी। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स नंबर 8, क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी आपने गुड्स की सेल की है, और एंड यूनिट का मतलब किलोग्राम है, टन है, लीटर है, मीटर है, वगैरह वगैरह। और यूनिक क्वांटिटी कोड देयर ऑफ, कुछ यूनिक गुड है, कुछ यूनिक नेचर ऑफ गुड्स है, उसका कुछ यूनिक क्वांटिटी कोड होगा जो आपको मेंशन करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो सिंपल वर्ड्स में क्या लिखो? क्वांटिटी है 2 डजन, 4 डजन, 5 डजन, 50 डजन, 2 डजन, इन जो भी क्वांटिटी है वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स उसका टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, मतलब ये गुड्स की टोटल वैल्यू कितनी है वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी आपके इनवॉइस में। क्यों? उसके ऊपर तो टैक्स लगने वाला है फ्रेंड्स। चेक करो, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ आफ्टर टेकिंग इनटू डिस्काउंट और अबेटमेंट, मतलब आपका जो टोटल वैल्यू होगा ना फ्रेंड्स उसमें से क्या लेस करेंगे? डिस्काउंट। टोटल वैल्यू में से क्या लेस करेंगे? डिस्काउंट। एंड बाद में क्या बचेगा? हमारा टैक्सेबल वैल्यू, जिसके ऊपर हम क्या फाइनल इंपोज करने वाले हैं? टैक्स। तो फ्रेंड्स पहला आएगा क्वांटिटी, बाद में टोटल वैल्यू, बाद में डिस्काउंट, एंड डिस्काउंट के बाद हमारे पास क्या अवेलेबल होगा? टैक्सेबल वैल्यू। फ्रेंड्स टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर हम एप्लीकेबल करने वाले हैं रेट ऑफ टैक्स। कौन सी रेट से आपको जीएसटी एप्लीकेबल है? तो हमारे पास फ्रेंड्स 5 रेट से, शायद आपने कभी सुना होगा। फर्स्ट 0%, then 5, then 12, then 18, then 28। इस 5 में से जो भी आपको रेट एप्लीकेबल होगा वो वहां पे मेंशन किया होगा फ्रेंड्स। क्लियर। एंड इस रेट से क्या आएगा? अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज। सब कनेक्टेड ही है, देखा आपने। वापस एक बार, एक पहले क्वांटिटी लिखो, उसके ऊपर आएगी टोटल वैल्यू, उसमें से डिस्काउंट को लेस करो, बाद में आएगा टैक्सेबल वैल्यू, नेक्स्ट आएगा रेट ऑफ टैक्स, बाद में आएगा अमाउंट ऑफ टैक्स। चकाचक, एकदम रेडी। नेक्स्ट फ्रेंड्स प्लेस ऑफ सप्लाई, आपको मेंशन करना होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। फ्रेंड्स ये क्यों रेलेवेंट है प्लेस ऑफ सप्लाई? एक छोटा सा डिस्कशन कर लो फ्रेंड्स, आपके ध्यान में रहे। प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों रेलेवेंट है फ्रेंड्स, समझो। अभी देखो आपका सप्लाई का नेचर फ्रेंड्स इंट्रा स्टेट सप्लाई है कि इंटर स्टेट सप्लाई है, पता कैसे चले?
वापस एक बार बरोबर समझने का ट्राई करो। आपका नेचर ऑफ सप्लाई मतलब आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो कि इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, पता कैसे चले? मैं तो कहता हूं पता क्यों चलाना है, इंट्रा है कि इंटर है। बिकॉज फ्रेंड्स देखो, इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा ना तो एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होगा पता है? CGST प्लस SGST और UTGST। एंड फ्रेंड्स नेचर ऑफ सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई होगा ना तो एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होगा? IGST। इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर CGST प्लस SGST, इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर क्या होने वाला है फ्रेंड्स? IGST। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बाइफर्केशन कैसे करने का कि नेचर ऑफ सप्लाई इंट्रा है कि इंटर है, पता कैसे चले कि इंट्रा है कि इंटर है? तो फ्रेंड्स देखो, हमें ना दो लोकेशन को कंपेयर करते हैं। एक होता है फ्रेंड्स सप्लायर का लोकेशन, एक होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। सर ये क्या होता है प्लेस ऑफ सप्लाई? फ्रेंड्स CA फाइनल में मैं जिस चैप्टर से GST शुरू करता हूं उस चैप्टर का ही नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या गजब चैप्टर बनाए, आहा, अब फिदा नहीं उसके प्रेम में पड़ जाओगे फ्रेंड्स, इतना गजब चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इन डेप्थ उसका डिस्कशन है, एक लेवल थोड़ा अप होना पड़ेगा, विच इज फ्रेंड्स CA फाइनल। आ जाओगे मुझे पता है फ्रेंड्स, आ नहीं जाओगे, आप आ ही गए हो, पर अभी खाली डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज हमारे कोर्स में नहीं है फ्रेंड्स। तो हमको दो चीज कंपेयर करनी है, एक सप्लायर का लोकेशन विद प्लेस ऑफ सप्लाई। फ्रेंड्स देखो, सप्लायर का लोकेशन गुजरात था, प्लेस ऑफ सप्लाई भी गुजरात था, मतलब दोनों के दोनों सेम है। एक खाली थोड़ी एक बात बताऊं तो प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब जहां पे गुड्स सर्विस का कंजम्पशन हुआ है, जहां पे जनरलाइज बताऊं तो जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन हुआ है उस लोकेशन को बोलेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। तो फ्रेंड्स हम दो लोकेशन को कंपेयर करेंगे, सप्लायर विथ प्लेस ऑफ सप्लाई। फ्रेंड्स देखो, ये दोनों के दोनों लोकेशन जो सेम स्टेट में है, ध्यान से ये दोनों के दोनों लोकेशन मतलब सप्लायर का लोकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई जो सेम स्टेट में है, सेम यूनियन टेरिटरी में है, तो उसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। ध्यान से उसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। एंड एप्लीकेबल टैक्स बाद में कौन सा होने वाला है? CGST प्लस SGST और UTGST। एंड जो ये दो लोकेशन मतलब सप्लायर का लोकेशन गुजरात में है बट प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे है? राजस्थान। प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे है? गोवा। मतलब ये अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग यूनियन टेरिटरी में है, एक स्टेट में है दूसरा यूनियन टेरिटरी में है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई। सॉरी फ्रेंड्स, तो एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होगा? IGST। दो लोकेशन को कंपेयर करते हैं, सप्लायर विथ प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है, सेम यूनियन टेरिटरी में है, उसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। एप्लीकेबल टैक्स होगा CGST प्लस SGST और UTGST। सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग यूटी में है, एक स्टेट में है दूसरा यूटी में है, उसको बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होगा? IGST। बोलो चकाचक। तो फ्रेंड्स ये इनवॉइस में मेंशन करना होगा कि वेयर इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई, जिससे हम कंपेयर कर पाए सप्लायर के लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ, जो हमको अल्टीमेटली नेचर ऑफ सप्लाई तक पहुंचाएगा, इंट्रा के इंटर स्टेट सप्लाई जो हमको अल्टीमेटली एप्लीकेबल टैक्स तक पहुंचाएगा, विच इज CGST प्लस SGST के IGST। बोलो रेडी, एकदम चकाचक। चलो शुरू हो जाओ। यहाँ पे सेकंड स्लाइड में क्वांटिटी, बाद में टोटल वैल्यू, बाद में डिस्काउंट, बाद में टैक्सेबल वैल्यू, बाद में आएगा रेट ऑफ टैक्स, बाद में आएगा अमाउंट ऑफ टैक्स, बाद में आने वाला है फ्रेंड्स प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स एड्रेस ऑफ डिलीवरी, जहाँ पे आपको गुड्स का डिलीवरी चाहिए वो एड्रेस आपको मेंशन करना होगा। इफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ सप्लाई, जो आपके प्लेस ऑफ सप्लाई उसका डिफरेंस आता हो तो एड्रेस ऑफ डिलीवरी भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएगा वेदर टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। फ्रेंड्स देखो, रेसिपिएंट को शायद ना पता हो कि आपका सप्लाई का नेचर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। ऐसा पॉसिबल है कि रेसिपिएंट को ना पता हो कि योर पेमेंट स्कीम इज कवर्ड बाय फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो इस सिनेरियो में आपको मेंशन करना होगा कि योर सप्लाई ऑफ सर्विस इज और अवर सप्लाई ऑफ सर्विस इज कवर्ड बाय रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वेयर रेसिपिएंट इज द पर्सन रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्सेस। क्लियर। एंड लास्ट, जो हम स्कूल में बुक के लास्ट पेज के ऊपर किया करते थे सिग्नेचर, आज आप ऑफिशियल अपने इनवॉइस में करने वाले हो सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ सप्लायर और इज व्हाट ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो ऐसे अलग अलग 16 डिटेल्स है जो आपके इनवॉइस में होनी चाहिए, बट इसका आप कोई डिजाइनिंग गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं किया। क्वांटिटी यहाँ पे लिखो, वैल्यू यहाँ पे लिखो, आप चाहो वैसे डिजाइनिंग कर सकते हो, आप चाहो वैसा फॉर्मेटिंग कर सकते हो फ्रेंड्स। क्लियर। 16 पॉइंट एट अ ग्लांस, फास्टेस्ट। 1 2 3 स्टार्ट। नाम, एड्रेस, नंबर ऑफ सप्लायर, सीरियल नंबर, डेट ऑफ इश्यू। रेसिपिएंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा, नाम, एड्रेस, नंबर। रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई चेक करेंगे 50,000
50,000 के उसके ऊपर है तो नाम, एड्रेस, डिलीवरी का लोकेशन। 50,000 से कम है तो हम क्या मेंशन करेंगे, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ फोर्स करके कुछ हमारा नाम नंबर मेंशन करवा सकते हैं, नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएगा हमारा HSN कोड, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड। बरोबर समझने का ट्राई करो। जो आपका लेट अस से टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 1.5 करोड़ है, कुछ डिजिट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पर जो आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर है, 5 करोड़ तक है, आपको 2 डिजिट मेंशन करने होंगे इन योर HSN कोड। एंड जो आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर क्रॉस करता है, आपको 4 डिजिट मेंशन करने होंगे इन योर HSN कोड। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, नेक्स्ट आएगा क्वांटिटी, नेक्स्ट आएगा टोटल वैल्यू, उसमें से लेस करो डिस्काउंट, उसके बाद आएगा टैक्सेबल वैल्यू, उसके बाद उसमें अप्लाई करो रेट ऑफ टैक्स, बाद में आएगा अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, बाद में आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, बाद में आएगा एड्रेस ऑफ डिलीवरी इफ द प्लेस ऑफ सप्लाई इज नॉट द सेम, एंड नेक्स्ट आएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो होगा तो आपको वो मेंशन करना पड़ेगा, जिससे रेसिपिएंट को पता चले कि आपका ये सप्लाई आरसीए में कवर्ड है, सो रेसिपिएंट की लायबिलिटी है तो मेक पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एंड लास्ट होगा सिग्नेचर। बोलो क्लियर, डन। अमेंडमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, समझने का ट्राई करते हैं फ्रेंड्स। जो लास्ट पॉइंट है ना फ्रेंड्स, सिग्नेचर, उसके ऊपर है फ्रेंड्स। हमारे स्टडी मटेरियल का छोटा सा भी कंटेंट मैंने मिस नहीं किया है, भले रेलेवेंट हो कि इरेलेवेंट हो, हम कौन नक्की करने वाले हैं। मम्मी बैठी है, कभी इरेलेवेंट रेलेवेंट बना देगी तो हम रेलेवेंट इरेलेवेंट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स कोई भी छोटा सा भी कंटेंट मैंने मिस नहीं किया है। हाँ, कभी एक्सेस करवाया होगा कभी ऐसा होगा कि थोड़ा फाइनल का भी डिस्कशन कर लेंगे बिकॉज मुझे रेलेवेंट लगा होगा, बट एक भी छोटा सा भी कंटेंट हमने मिस नहीं किया है, छोटा सा भी कंटेंट हम कवर नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स। इट इज 100% की जगह हम 150% कवरेज रखते हैं, तो कभी दिक्कत ही ना फ्रेंड्स आपको आए, कभी भी तकलीफ ना पड़े फ्रेंड्स। चकाचक एकदम रेडी, चलो रेडी, चेक करते हैं। सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ सप्लायर और इज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव शैल नॉट बी रिक्वायर्ड। फ्रेंड्स अमेंडमेंट आया, क्या कहता है अमेंडमेंट, कि सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर विल नॉट बी रिक्वायर्ड। कब इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड, इन केस इश्यूएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इज इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। सिंपल वर्ड्स में इतना ध्यान रखो फ्रेंड्स, जो आपका इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिकली होगा तो फ्रेंड्स आप मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर के कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आप साइन करोगे, उसके प्रिंट आउट निकाल के आप साइन करोगे तो बात अलग होगी, पर जो हम इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इशू करते हैं एज पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इन दिस सिनेरियो आपका सिग्नेचर की डिजिटल सिग्नेचर नहीं होगा तो फर्क पड़ता नहीं है फ्रेंड्स। वापस एक बार, सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इश्यूएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ आईटी एक्ट 2000। इन शॉर्ट सिग्नेचर नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस में तो चलने वाला है फ्रेंड्स। क्लियर, दिस वाज 16 डिटेल्स जो हमारे इनवॉइस में मैंडेटरीली होनी चाहिए। सिग्नेचर के बारे में थोड़ा ध्यान रखने का कि वो सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिकली वर्जन में नहीं होगा तो भी चलने वाला है फ्रेंड्स। क्लियर, नेक्स्ट आएगा, हमने फ्रेंड्स इनवॉइस तो बना दिया, समझने का ट्राई करो फ्रेंड्स, हमने इनवॉइस तो बना दिया बट उसके कितने कॉपीज हमको बनानी पड़ेगी, कितने मल्टीपल्स डॉक्यूमेंट्स हमको इनवॉइस के तौर पे इश्यू करने हैं, उसका डिस्कशन, छोटा सा ही डिस्कशन है जिसका हम डिस्कशन यहां पे करने वाले हैं, विच इज मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस। देखो फ्रेंड्स, गुड्स का सप्लाई होगा तो नंबर ऑफ कॉपीज डिफरेंट होगी, सर्विस का सप्लाई होगा तो नंबर ऑफ कॉपीज डिफरेंट होगी। सर कितनी सर्विस में कॉपीज, कितनी गुड्स में कॉपीज, चलो चेक करते हैं फ्रेंड्स। देखो, जब सप्लाई ऑफ सर्विस होगा ना तो हमको 2 कॉपी इश्यू करनी पड़ेगी, पता चला। जब सर्विस का सप्लाई होगा हमको 2 कॉपी इश्यू करनी पड़ेगी। पहली कॉपी किसके लिए पता है, रेसिपिएंट के लिए। जो पहली कॉपी हम इश्यू करेंगे वो किसको अवेलेबल करेंगे, रेसिपिएंट को। एंड सेकंड कॉपी किसके लिए पता है, सप्लायर। तो फर्स्ट कॉपी इज फॉर द पर्पज ऑफ रेसिपिएंट, सेकंड कॉपी इज फॉर द पर्पज ऑफ सप्लायर। तो सर्विस के केस में 2 कॉपी, बोलो कौन सी, रेसिपिएंट, सप्लायर, चकाचक। नेक्स्ट चेक करो फ्रेंड्स, गुड्स के केस में कितनी कॉपीज, फ्रेंड्स गुड्स के केस में 3 कॉपीज, सर्विस में 2, रेसिपिएंट, सप्लायर। तो सर्विस के केस में 2 कॉपी थी तो गुड्स के केस में कितनी कॉपी, 3 कॉपी। कौन सी 3 कॉपी, फ्रेंड्स फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी। पता चला फ्रेंड्स, ये साइंटिफिक मेथड है याद रखने की। ओके, चलो ध्यान रखने हो फ्रेंड्स। फर्स्ट कॉपी किसके लिए, रेसिपिएंट। सेकंड कॉपी किसके लिए, ट्रांसपोर्टर। थर्ड कॉपी किसके लिए, सप्लायर। बोलो क्लियर, 3 कॉपी, रेसिपिएंट, ट्रांसपोर्टर, सप्लायर। सर्विस में 2 कॉपी, रेसिपिएंट, सप्लायर। रेडी फ्रेंड्स, चकाचक। चलो बस इतना छोटा सा डिस्कशन था। अभी फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट है, विच इज सप्लायर परमिटेड टू इश्यू एनी डॉक्यूमेंट अदर देन टैक्स इनवॉइस। फ्रेंड्स देखो, 2 लोग हैं, ध्यान से प्लीज 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 प्लीज, 2 लोग हैं, वो अपने इनवॉइस में 2 चीज ना लिखे तो चले। ये नंबर 1, ये नंबर 3,
की अभी डिस्कशन हम उसका डिस्कशन अभी करेंगे, नंबर 2 का डिस्कशन 5-7-10 मिनट के बाद। दो लोग अपने इनवॉइस में दो चीज ना लिखे तो चले। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, दो लोग अपने इनवॉइस में दो चीज ना लिखे तो चले। कौन से दो लोग? उसमें से पहले केस में 4 सप्लायर है जो बचपन में सीखते आए हैं, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC, 31-2 वाले 4 लोग, 45 डेज वाले लोग 4 लोग। बोलो कौन से? इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC। सेकंड टाइप के लोग कौन से? पहले में 31-2 वाले 4 लोग, सेकंड में कौन से? इट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, मतलब जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो लोग, मतलब ट्रेन वाले, मतलब बस वाले, मतलब फ्लाइट वाले, मतलब वेसल वाले वगैरह। तो फ्रेंड्स देखो, दो लोग कौन से वापस से रिपीट करता हूं, दो सप्लायर। फर्स्ट में 31-2 वाले 4 सप्लायर, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC। सेकंड होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाले लोग। दो लोग अपने इनवॉइस में दो चीज ना लिखे तो चले। दो लोग पता चल चुके हैं, पहले में 31-2 वाले 4 लोग, सेकंड में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाले लोग। ओके, दो चीज ना लिखे तो चले। दो चीज कौन सी? उसमें से फर्स्ट होगा, इट वुड बी सीरियल नंबर। एकदम लॉजिकल है फ्रेंड्स, समझो। सीरियल नंबर एकदम लॉजिकल है, समझो। इट इज ऑप्शनल इंफॉर्मेशन, लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। याद करो रूल नंबर 46 के हिसाब से आई थिंक सेकंड इटसेल्फ वाज सीरियल नंबर, बट दो सप्लायर, ये दो चीज नहीं लिखेंगे तो चलेगा। रूल नंबर 46 का अलग अलग जो हमारे पास 16 पॉइंट्स है, उसमें से दो चीज ये लोग नहीं लिखेंगे तो चलेगा, बट दो लोग ही दो चीज नहीं लिखेंगे तो चलेगा। ऑप्शन दिया गया है, ये लोग नहीं मेंशन करेंगे तो चलेगा। फ्रेंड्स प्रैक्टिकल नहीं है, अब समझो। रेलवे के लिए, रेलवे फ्रेंड्स एक सप्लायर, अब समझो फ्रेंड्स, रेलवे के लिए मल्टीपल जगह से टिकट का बुकिंग हो रहा होगा। मैं मेरे घर से नेट बैंक, मतलब मैं मेरे घर से IRCTC का पोर्टल ओपन करके बैठा हूं, आप कोई रेलवे के स्टेशन के ऊपर जाके टिकट का बुकिंग करवा रहे हो, तो एक समय पे मल्टीपल लोग, अरे मल्टीपल नहीं होंगे, बहुत सारे लोग, हजारों लोग होंगे जो एक साथ टिकट बुक करवा रहे होंगे, तो कैसे मेंटेन करेंगे सीरियल नंबर? पॉसिबल ही नहीं होगा। चलो चेक करो। नंबर 2 फ्रेंड्स हम बात करेंगे, चलो फ्लाइट की बात कर लेते हैं। इंडिगो एयरलाइंस के ऊपर एक ही समय पर मल्टीपल लोग बुकिंग करवाते होंगे, मेंटेन कैसे करोगे आप सीरियल नंबर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इनवॉइस नंबर मेंटेन कैसे कर पाएंगे आप? नंबर 2 फ्रेंड्स, बैंकिंग की बात करें तो एक ही बैंक की गुजरात में कोई एक स्टेट में मल्टीपल ब्रांचेस होगी, तो क्या हर एक इनवॉइस इश्यू करने के लिए वो 4 करेंगे? एक मिनट वेट कर मैं इनवॉइस इश्यू कर रहा हूं, तो फ्रेंड्स ये कभी कभी वायबल पॉसिबल नहीं होता है। सो गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे दिया कि ठीक है तुम नहीं लिखेंगे तो चलेगा। फ्रेंड्स ऑप्शन दिया तो ऑब्वियसली कोई लिखने वाला प्रैक्टिकली नहीं है। फ्रेंड्स क्लियर? दो लोग मगज में एकदम फिट करते चलो। दो लोग कौन से? उसमें से फर्स्ट में 4 सप्लायर थे, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC। सेकंड में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, दो चीज वो लोग नहीं मेंशन करेंगे तो चलेगा। उसमें से फर्स्ट कौन सा होगा? सीरियल नंबर। सेकंड होगा फ्रेंड्स, इट वुड बी एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट ऑफ टैक्सेबल सर्विस, का मतलब जो रेसिपिएंट का एड्रेस लिखना था वो लोग नहीं मेंशन करेंगे तो चलेगा। एड्रेस रेसिपिएंट का जरूरी नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप कहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो वो जरूरी है, कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो वो जरूरी है, कि कहाँ पे रहते हो वो जरूरी है। तो उन्होंने क्या बोला? एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट नहीं मेंशन करेंगे तो चलेगा। सेम टू सेम दो इंफॉर्मेशन है, सो मैंने उसको दो को साथ में कनेक्ट किया। सीरियल नंबर, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, सीरियल नंबर, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट। तो दो लोग दो चीज अपने इनवॉइस में फ्रेंड्स नहीं मेंशन करेंगे तो दौड़ेगा चलेगा, फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो दो लोग कौन से? फर्स्ट में 4 लोग थे, 1 2 3 गो। इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC। सेकंड होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, दो चीज कौन सी है? सीरियल नंबर, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट। ये दो चीज उनके इनवॉइस में वो लोग मेंशन नहीं करेंगे तो चलेगा। ओके, फर्स्ट यहां पे ध्यान रखना ऐसा है, मैंडेटरी इंफॉर्मेशन कौन सी होगी? ऑल अदर इंफॉर्मेशन एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर टैक्स इनवॉइस अंडर रूल नंबर 46। फ्रेंड्स रूल नंबर 46 में बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है ना वो तो फर्निश करनी पड़ेगी। हाँ, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन रूल नंबर 46 में है, मतलब जो अदर 14 कंटेंट्स है वो तो आपको मेंशन करने पड़ेंगे, वो तो आपके इनवॉइस में होने चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी फ्रेंड्स सेम टू सेम मैंडेटरी इंफॉर्मेशन, ऑल अदर इंफॉर्मेशन एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर टैक्स इनवॉइस अंडर रूल नंबर 46 वो तो आपके इनवॉइस में होने ही चाहिए। क्लियर? कंक्लूड करो फ्रेंड्स, बाद में थोड़े और 2-3 डिटेल ऐड करेंगे, बाद में पूरा प्रोग्राम हमारा खत्म होगा। दो लोग दो चीज नहीं मेंशन करेंगे तो चलेगा। पहले दो लोग, उसमें से फर्स्ट में 4 लोग, 1 2 3 गो। इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC। सेकंड होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, दो चीज वो लोग नहीं मेंशन करेंगे तो चलेगा। फर्स्ट इज सीरियल नंबर, सेकंड इज एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट। ये दो चीज वो लोग मेंशन नहीं करेंगे तो चलेगा। बाकी जो भी 14 डिटेल्स एज पर रूल नंबर 46 है वो तो आपको मेंशन करनी पड़ेगी, वो तो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो तो आपके इनवॉइस में होनी चाहिए। क्लियर? दोनों में एक पॉइंट एडिशनल पहले डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के बारे में।
फ्रेंड्स जब भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की बात आएगी, लॉ कहता है आपके इनवॉइस में कोई भी मोड से होना चाहिए टिकट, कोई भी मोड से आपके इनवॉइस में क्या कंटेंट होना चाहिए, उसकी टिकट या ट्रांसपोर्टेशन की टिकट। टैक्स इनवॉइस शेल इंक्लूड, मतलब मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है, टिकट 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 इन एनी फॉर्म बाय वॉट एवर नेम कोड, उसका कोई भी नाम दे तो फर्क नहीं पड़ता, पर आपके इनवॉइस में क्या होना चाहिए, टिकट टिकट। बोलो पता चला? ओके, दोनों सप्लाईज में एक एक पॉइंट एडिशनल है, यहां पे क्या होना चाहिए, टिकट टिकट। क्लियर? मैं कंक्लूड करता हूं, दो सप्लायर दो चीज नहीं लिखेंगे तो चलेगा, उसमें से फर्स्ट में 4 लोग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, सेकंड इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, दो चीज नहीं मेंशन करेंगे तो चलेगा। फर्स्ट होगा सीरियल नंबर, सेकंड होगा एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में क्या लिखा होना चाहिए, टिकट टिकट। बोलो क्लियर? फर्स्ट थोड़ा ध्यान से फ्रेंड्स देखो, दो ऑप्शंस अवेलेबल है 4 सप्लायर्स को, जो डिस्कस किए 4 सप्लायर्स, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी के ऑप्शंस अवेलेबल। फ्रेंड्स देखो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 जो अवेलेबल है वो एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 अवेलेबल है। इनवॉइस इश्यू वो लोग कर सकते हैं विद इन 45 डेज। फ्रेंड्स कहाँ से 45 डेज आपकी बर्थडे से ना, फ्रॉम सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो आपके 45 डेज शुरू होंगे फ्रॉम सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फ्रेंड्स चकाचक रेडी। सेकंड ऑप्शन क्या अवेलेबल फ्रेंड्स उनके पास, फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 अवेलेबल है, इश्यू इनवॉइस। फ्रेंड्स आप प्रैक्टिकली चेक करो तो हर एक बैंक आपको अलग अलग चार्जेस लगाएगी। प्रैक्टिकल देखो फ्रेंड्स, तो हर एक चार्जेस के लिए आपको इनवॉइस भेजे तो कितना टफ हो जाए बैंक के लिए। एक कस्टमर आप अकेले थोड़ी हो कि प्रीमियर कस्टमर, एक ही मोनोपोलिस्टिक कस्टमर हो, ऐसा तो है नहीं फ्रेंड्स। तो मल्टीपल कस्टमर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं क्या कह रहा हूँ समझने का ट्राई करो। लॉ ने ऑप्शन अवेलेबल किया, गवर्नमेंट ने ऑप्शन अवेलेबल किया कि तू 4 सप्लायर, कौन से 4 सप्लायर वो हमको पता चल चुके हैं, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी। ये 4 सप्लायर को ऑप्शन दिया कि वो लोग पूरे महीने के लिए जो भी सप्लाई कस्टमर को किया है, जो भी सप्लाई हुआ है, जो भी चार्जेस बार्जेस दिए गए हैं, उसका एक इनवॉइस एट द एंड ऑफ द मंथ इश्यू कर देंगे ना तो भी चलेगा। वापस एक बार पूरे महीने में ये 4 सप्लायर ने आपको जो भी सप्लाई किया, आप उसका कस्टमर, आप उसके क्लाइंट हो, तो ये 4 सप्लायर ने आपको जो भी सप्लाई पूरे महीने में किया है उसका एक इनवॉइस आपको बना के देंगे, तो बना के अवेलेबल करेंगे तो चलेगा एट द एंड ऑफ द मंथ। एक मिनट में लिख दूं, वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूं। इश्यू इनवॉइस फॉर सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द मंथ पूरे महीने में कितना भी सप्लाई आपने किया हो उसका एक इनवॉइस बना के दो। कब? एट द एंड ऑफ द मंथ। मतलब फ्रेंड्स आपने जितने भी सप्लाई किए हो पूरे महीने में उसका एक इनवॉइस बना के दो एट द एंड ऑफ द मंथ। तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो हर एक सप्लाई के बाद 45 डेज में भी इनवॉइस इशू कर सकते हो, कोई दिक्कत हमको है ही नहीं। बट आप मल्टीपल इनवॉइस इशू करना नहीं चाहते हो, तकलीफ क्रिएट करना नहीं चाहते हो, तो एक काम ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप सप्लाई मतलब आप इनवॉइस इशू करो फॉर ऑल योर सप्लाईज ड्यूरिंग द मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ। तो ये ऑप्शन अवेलेबल हो गया ये 4 सप्लायर को। फ्रेंड्स क्लियर? रिपीट करता हूं, सप्लाई ऑफ सर्विस के 45 डेज में इनवॉइस इशू करेंगे तो भी चलेगा, और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है पूरे महीने में जितने भी सप्लाई हुए होंगे ना फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ द मंथ आप उसका कि आप उसका इनवॉइस इशू करेंगे तो भी हमको फर्क पड़ता नहीं। आप दो में से कोई भी एक ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी, मतलब ये 4 सप्लायर की मर्जी, वो चाहे वैसा इनवॉइस फ्रेंड्स आपको इशू करके दे सकते हैं। रेडी? चलो, 2 लोग 2 चीज ना मेंशन करें तो चले। सर याद रह गया है, मुझे पता है याद रह गया है, बट मजबूत करना है कंटेंट फ्रेंड्स। एग्जाम के दिन भी डायरेक्टली आप ये रिफर करो ना तो भी याद होना चाहिए फ्रेंड्स। जितना जोरदार कंटेंट आपका रेडी हो जाना चाहिए। वीडियो वापस एक बार नहीं देखना है, एक बार देख लिया स्टोरी खत्म हो गई फ्रेंड्स। जितना मजबूत हो जाना चाहिए आपका कंटेंट। शुरू करते हैं। 2 लोग 2 चीज ना लिखे तो चले। 2 लोग कौन से? पहले में 4 लोग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, सेकंड इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। 2 चीज ना लिखे तो चले। फर्स्ट इज सीरियल नंबर, सेकंड इज एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, वो लोग मेंशन नहीं करेंगे तो चलेगा। बट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में आपके इनवॉइस में क्या होना चाहिए? टिकट टिकट।
बोलो क्लियर। एंड फर्स्ट जो 4 सप्लायर की बात की उनके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1, इनवॉइस इश्यू करो विद इन 45 डेज फ्रॉम सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 जो ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं। एंड सेकंड, आप इनवॉइस इश्यू करो एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द मंथ। चकाचक एकदम रेडी फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, हमारा वहाँ पे एक कंसेप्ट है GTA विच इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सिंपल वर्ड्स में जो आपके गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, आपके गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगा ट्रक वाले लोग, सिंपल वर्ड्स में लेमैन में उसको बोलेंगे GST की लैंग्वेज में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। जो भी आपके गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे बाय रोड उसको बोलेंगे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। जो कहता है जो रूल नंबर 46 की 16 डिटेल्स है वो तो वो लोग मेंशन करेंगे, उसमें सेकंड ऑप्शन नहीं है, सेकंड थॉट नहीं है, कोई डायलेमा नहीं है। वापस एक बार, GTA गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो 16 पॉइंट्स हमारे रूल नंबर 46 में मेंशन किए गए हैं वो तो वो लोग लिखेंगे, ऑप्शन नहीं है, कंपल्सरी मैंडेटरी लिखना ही पड़े। इन एडिशन टू दैट उनको 6 डिटेल्स एडिशनल लिखनी पड़ेगी। वापस एक बार, 16 पॉइंट्स जो हमारे इनवॉइस में लिखे गए वो तो मेंशन करने ही पड़ेंगे, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, बट इसके एडिशन में और 6 डिटेल्स उनको एडिशनल मेंशन करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। कौन सी वो 6 डिटेल्स है आओ जरा चेक करते हैं। उसमें से फर्स्ट होगा, मतलब GTA ये 6 पॉइंट एडिशनली वो लोग मेंशन करेंगे। उसमें से फर्स्ट होगा वजन, ग्रॉस वेट ऑफ कंसाइनमेंट, मतलब कितना ग्रॉस वेट है वो कंसाइनमेंट का वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, हम उसको याद रखेंगे वजन। नेक्स्ट होगा एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। आप चेक करो हमारे सीक्वेंस में मैं याद रखने का ट्राई करवाऊंगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट होगा डिटेल्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड। फ्रेंड्स डिटेल्स को बोलते हैं वर्णन। वर्णन इज एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन। ये पेन है, ये हाथ है, ये शर्ट है, तो ये उसका डिस्क्रिप्शन हुआ, ये उसका वर्णन हुआ, ये उसका एक्सप्लेनेशन हुआ। तो व से 2 चीज, वजन वर्णन, मतलब वेट डिस्क्रिप्शन। साइंटिफिक मेथड है याद रखने की, अकॉर्डिंगली याद रहेगा। फिर चलो वापस एक बार 1 2 3 स्टार्ट। वजन वर्णन, वेट डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स भेजने वाला लेने वाला, मतलब कौन गुड्स भेज रहा है, कौन गुड्स रिसीव कर रहा है, मतलब कंसाइनर कंसाइनी। बराबर एक बार समझने का ट्राई करो। वजन वर्णन, भेजने वाला लेने वाला, मतलब कंसाइनर कंसाइनी। बाद में कहां से कहां तक, मतलब गुड्स का ओरिजिन, गुड्स का डेस्टिनेशन। 4 चीज तो हो गई, 6 पॉइंट तो खाली पढ़ देते हैं, 4 चीज तो हो गई, 4 चीज। चलो शुरू करो। वजन वर्णन, भेजने वाला लेने वाला, कहां से कहां तक, वजन वेट, वर्णन डिस्क्रिप्शन, भेजने वाला लेने वाला, कंसाइनर कंसाइनी, कहां से कहां तक, मतलब गुड्स कहां से कहां तक मूवमेंट हो रहा है वो, मतलब ओरिजिन डेस्टिनेशन। चेक करो। थर्ड होगा हमारा कंसाइनर कंसाइनी, मतलब कहां भेजने वाला लेने वाला। तो फ्रेंड्स सॉरी ये नहीं है फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट इज नॉट दिस, इट इज दिस, नेम ऑफ कंसाइनर कंसाइनी, मतलब कौन गुड्स भेज रहा है, कौन गुड्स रिसीव कर रहा है, मतलब भेजने वाला लेने वाला। 3 चीज हो गई, मगज में फिट करते चलो। वजन वर्णन, भेजने वाला लेने वाला। नेक्स्ट आएगा कहां से कहां तक, ओरिजिन डेस्टिनेशन। नंबर 4 आएगा डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, मतलब कहां से कहां तक गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। 4 चीज मगज में फिट हो चुकी, पहले हिंदी बाद में इंग्लिश। चलो पहले हिंदी वाला, वजन वर्णन, भेजने वाला लेने वाला, कहां से कहां तक, पूरा इंग्लिश में। वेट डिस्क्रिप्शन, कंसाइनर कंसाइनी, ओरिजिन डेस्टिनेशन। नेक्स्ट आएगा इज फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स कैरियज इन विच गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड, मतलब जो ट्रक में आपके गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। हम गुजरात की बात करें इट वुड बी GJ, अहमदाबाद की बात करें 01, ऐसा राजस्थान के भी कुछ होगा RJ 01, MP का भी होगा MP 02, हम याद रखेंगे GJ 01, मतलब ये पूरा रिदम में सेट हो जाएगा। मतलब क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, पता चला, इट इज व्हाट, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कैरेज इन विच योर गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड। चलो 5 चीज हो गए, 6 चीज तो याद रखनी है, चकाचक रेडी हो जाएगा। चलो 1 2 3 स्टार्ट, पहले हिंदी बाद में इंग्लिश। वजन वर्णन, भेजने वाला लेने वाला, कहां से कहां तक, GJ 01। रेडी फ्रेंड्स, चलो मजबूत बोलते चलो। वेट डिस्क्रिप्शन, कंसाइनर कंसाइनी, ओरिजिन डेस्टिनेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, देखो GTA में हम ऐसा सीखेंगे, चार्ज ऑफ GST में आपने ये डिस्कशन देख लिया होगा तो पता होगा फ्रेंड्स, अदरवाइज सीखोगे चिंता ना करो फ्रेंड्स। GTA में कभी कभी इट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑल्सो।
का मतलब रेसिपेंट भी जीएसटी पे करे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो फ्रेंड्स जीटीए को मेंशन करना होगा कि यहाँ पे जीएसटी कौन पे करेगा, कंसाइनर पे करेगा, कंसाइनी पे करेगा, अगर जीटीए खुद से पे करेगा तो ऐसा मेंशन किया होगा तो कंसर्न्ड पर्सन को पता चलेगा, ओ मेरी जीएसटी की लायबिलिटी है, मुझे जाके पे करनी है, तो लिखा होगा तो पता चलेगा ना फ्रेंड्स। तो जीटीए मेंशन करेगा कि कौन है पर्सन who is required to make payment of GST। तो फ्रेंड्स देखो लास्ट डिटेल्स होगी नंबर 6, GSTIN ऑफ पर्सन लायबल टू पेइंग टैक्स वेदर कंसाइनर, कंसाइनी और जीटीए, मतलब कौन जीएसटी पे करेगा उसका GSTIN मेंशन करना पड़ेगा। मतलब हम क्या बोलेंगे, हु का मतलब हु इज द पर्सन रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्सेस, हम कैसे बोलेंगे, हु इज द पर्सन रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स। 6 पॉइंट, चलो 1 2 3 स्टार्ट। वजन वर्णन, भेजने वाला लेने वाला, कहां से कहां तक, GJ01 हु, बोलो क्लियर। इंग्लिश में बोलो तो वेट डिस्क्रिप्शन, कंसाइनर, कंसाइनी, ओरिजिन, डेस्टिनेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, हु मतलब हु इज द पर्सन रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स, आइदर कंसाइनर, कंसाइनी के जीटीए, उसका GSTIN मेंशन करना पड़ेगा। मतलब ये 6 डिटेल्स आपको एडिशनल लिखनी पड़ेगी आपके इनवॉइस के कंटेंट्स के एडिशन में। लास्ट पॉइंट चेक करो। सर आपने 6 पॉइंट बोले थे, लास्ट पॉइंट, अरे लास्ट पॉइंट डिस्कस हो गया, चिंता ना करो। अदर इंफॉर्मेशन एज प्रिस्क्राइब फॉर टैक्स इनवॉइस अंडर रूल नंबर 46। तो रूल 46 में और जो कंटेंट्स है वो तो मेंशन करने ही करने हैं, उसके एडिशन में ये 6 डिटेल्स आपको मेंशन करनी होगी। बोलो रेडी, चकाचक, कोई तकलीफ ना। 3 चीज हमने डिस्कस की in this small topic। supplier permitted to issue any document other than tax invoice। 3 चीज डिस्कस की। फर्स्ट, 2 लोग 2 चीज अपने इनवॉइस में ना लिखे तो चले, देखे बिना बोलना है फ्रेंड्स। अभी 2 लोग 2 चीज अपने इनवॉइस में ना लिखे तो चले। बोलो 2 लोग कौन से, उसमें से फर्स्ट में तो 4 लोग आएंगे, बोलो कौन से, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC। सेकंड लोग कौन से, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। 2 चीज बोलो कौन सी, सीरियल नंबर, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, ना लिखे तो चले। पर बाकी जो भी डिटेल्स है, 14 डिटेल्स है रूल नंबर 46 के हिसाब से, वो तो मेंशन करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। जब बात आएगी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की, एक चीज आपको कंपल्सरी करनी होगी, बोलो क्या, टिकट। एंड जो पहले लोग है, पहले 4 सप्लायर है 31(2) के, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC, उनके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग इनवॉइस। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा होगा, एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 इट इज विद इन 45 डेज फ्रॉम सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ऑप्शन नंबर 2 जो नया है, जो हमने डिस्कस किया, इट इज एट द एंड ऑफ द मंथ। इनवॉइस कैन बी इश्यूड, इनवॉइस में बी इश्यूड एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर सप्लाईज में ड्यूरिंग द मंथ जितना भी सप्लाई किया होगा उसका एक इनवॉइस आप एट द एंड ऑफ द मंथ इश्यू करेंगे तो भी चलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया जो हमारा सेकंड सप्लायर था, विच इज GTA, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अपने इनवॉइस में 16 डिटेल्स जो रूल नंबर 46 के हिसाब से वो तो मेंशन करेगा ही करेगा, उसके एडिशन में 6 पॉइंट्स और लिखेगा। इंग्लिश में बोलो फटाफट, वेट डिस्क्रिप्शन, कंसाइनर, कंसाइनी, ओरिजिन, डेस्टिनेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, हु इज द पर्सन रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स। बोलो क्लियर, एकदम सिंपल सा टॉपिक था फ्रेंड्स इन रिलेशन टू इनवॉइसेस जो आपको इश्यू करने हैं, उसके कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि उसको ऐसा बोल सकते हैं, सप्लायर परमिटेड टू इश्यू एनी डॉक्यूमेंट अदर देन टैक्स इनवॉइस। क्लियर। तो कभी कभी आप ऐसा पूछेंगे कि ये GTA होगा, वो कौन सी 6 डिटेल्स एडिशनल लिखेगा तो वो आपको मेंशन करनी होगी। कौन सी इंफॉर्मेशन ऑप्शनल है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सप्लायर के लिए कि पर्टिकुलर वो 4 सप्लायर के लिए, तो आपको मेंशन करना होगा फ्रेंड्स। एकदम सिंपल होगा, आप चिंता ना करो फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन होगा इन रिलेशन टू रूल नंबर 55 विच इज डिलीवरी चलन, जिसको बोल सकते हैं DC ऑल्सो फ्रेंड्स। अभी देखो फ्रेंड्स क्या होता है, एक छोटा सा हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया था, आपको याद हो तो सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 सील ऑन अप्रूवल बेसिस। याद करो फ्रेंड्स क्या था, मम्मी ने क्या किया, मम्मी पर्स वाले भैया के पास गई। याद आ रहा है फ्रेंड्स, बताऊं पर्स वाले भैया डायरेक्टली बताऊं फ्रेंड्स आपको 31(7) में देखो हुआ क्या, कहाँ पे लिखा था फ्रेंड्स, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। मम्मी पर्स वाले भैया के पास गई, पर्स वाले भैया को बोला कि मुझे 10 पर्स दो, बाद में मैं कोई पर्स के लिए तुमको हाँ बोलूँगी। तो फ्रेंड्स पर्स वाले भैया मम्मी को भी पर्स देते हैं, मम्मी पापा को पर्स बताएगी, पापा कोई पर्स पसंद करेंगे, मम्मी बाद में हाँ बोलेगी, किसके लिए, पर्स के लिए। याद है ना फ्रेंड्स ऐसा। तो पर्स वाले भैया ने मम्मी को पर्स दिया फ्रेंड्स, तो अभी सप्लाई तो हुआ नहीं, गेटिंग माय पॉइंट, अभी सप्लाई तो हुआ नहीं। सप्लाई तो कब होगा, जब अप्रूवल फॉर सेल आएगा, जब मम्मी हाँ बोलेगी पर्स के लिए तब सप्लाई होगा। तो फ्रेंड्स अभी पर्स वाले भैया डॉक्यूमेंट कौन सा इशू करेंगे, अभी हम टैक्स इनवॉइस तो इशू नहीं कर सकते, बिकॉज सप्लाई हो तो टैक्स इनवॉइस होगा। गेटिंग माय पॉइंट, सप्लाई हो तो टैक्स इनवॉइस होगा, अभी मैं कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करूं। तो फ्रेंड्स पर्स वाले भैया
जो रिमूवल के टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है पर्स वाले भैया, जो रिमूवल के टाइम डॉक्यूमेंट इश्यू करेंगे वो कौन सा होगा, डिलीवरी चालान, जिसके बेसिस के ऊपर ये गुड्स का रिमूवल होगा। जब मम्मी हाँ बोलेगी तब एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 क्या इश्यू होने वाला है, टैक्स इनवॉइस एज पर इट्स टाइम लिमिट। गेटिंग माय पॉइंट। तो फ्रेंड्स देखो, जब भी कभी भी गुड्स का सप्लाई होता है, रादर गुड्स का मूवमेंट होता है फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, वापस एक बार, जब भी फ्रेंड्स गुड्स का मूवमेंट होता है फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, सिंपल वर्ड्स में, गुजरात में मेरे पास 2 गोडाउन थे, एक गोडाउन था अहमदाबाद में, एक गोडाउन था सूरत में। मेरे पास पूरे गुजरात के लिए एक ही नंबर है GSTIN, एक ही नंबर से पूरा गुजरात में ऑपरेट करता हूँ। मेरे पास 2 गोडाउन थे, एक गुजरात में था, एक सूरत में था। तो फ्रेंड्स गुजरात गोडाउन से सूरत गोडाउन मैंने गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाया, गुजरात गोडाउन से सूरत गोडाउन मैंने जो भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाया, इट इज़ रीजन अदर देन सप्लाई। गुजरात ने सूरत को सप्लाई, सॉरी अहमदाबाद ने सूरत को सप्लाई नहीं किया। गेटिंग माय पॉइंट। अहमदाबाद से सूरत जो भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हुआ वो कुछ सप्लाई नहीं है, वो तो रीजन अदर देन सप्लाई मैंने गुड्स का मूवमेंट करवाया। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर ये मूवमेंट होगा, तो जो डॉक्यूमेंट होगा वो कौन सा होने वाला है, डिलीवरी चालान। तो डिलीवरी चालान के बेसिस के ऊपर ये पूरा हमारा मूवमेंट होने वाला है फ्रेंड्स। बोलो चकाचक, एकदम रेडी। नंबर 2 जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, तो ये भी मूवमेंट है अदर देन सप्लाई। तो फ्रेंड्स ऐसा कोई भी गुड्स का मूवमेंट होता है अदर देन सप्लाई, गुड्स का मूवमेंट है बट रीजन सप्लाई नहीं है, गुड्स का मूवमेंट है रीजन सप्लाई नहीं है, तो जो डॉक्यूमेंट हम इश्यू करेंगे एज पर रूल नंबर 55 वो कौन सा होने वाला है, डिलीवरी चालान, जिसको बुलाएंगे DC ऑल्सो। चलो चेक करो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजंस अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई, सप्लाई नहीं है तो भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन को एविडेंस कौन सा डॉक्यूमेंट करेगा, डिलीवरी चालान। दो एग्जांपल लिख दो फ्रेंड्स, आपको पता चले। फर्स्ट इज सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, सेकंड होगा फ्रेंड्स ब्रांच ट्रांसफर विद इन स्टेट, बोलो रेडी फ्रेंड्स। तो इफ देयर इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बट रीजन इज नॉट सप्लाई, तो हम कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेंगे फ्रेंड्स, आपको डिलीवरी चालान। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क। फ्रेंड्स देखो, मैं गुजरात का, सपोज आप महाराष्ट्र के, प्लीज़ समझने का ट्राई करो, मैं गुजरात का, आप महाराष्ट्र के। फ्रेंड्स मैं चेयर मैन्युफैक्चरर हूँ, पहले जॉब वर्क और 1 मिनट समझ दो फ्रेंड्स, मैं चेयर मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं चेयर का मेन एलिमेंट बनाता हूँ, उसका जो व्हील का पूरा होता है ना प्रोग्रामिंग, वो सब आप करते हो। मीन्स जो व्हील बनाने की बात है, चलो हैंडल की बात कर लेते हैं, व्हील तो थोड़ा सिंपल रह जाएगा, हैंडल की बात करते हैं। मतलब चेयर है फ्रेंड्स, देखो ये हमारे पास, मुझे ड्राइंग इतना अच्छा नहीं आता है बट सपोज ये चेयर है फ्रेंड्स, क्लियर, बट उसके जो हैंडल्स है ना फ्रेंड्स वो आप बनाते हो, बरोबर समझने का ट्राई करो। ये चेयर है फ्रेंड्स, क्लियर, ये चेयर हो गई हमारी, बट ये चेयर के जो हैंडल्स होते हैं ना फ्रेंड्स वो आप बनाते हो, मतलब जो बाजू में हैंडल्स होते हैं वो आप बनाते हो। तो फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा पता है, ये पूरी चेयर रेडी कर दूंगा, एंड पूरी चेयर रेडी करने के बाद आप महाराष्ट्र के हो तो महाराष्ट्र ये पूरी चेयर दे दूंगा, ट्रांसपोर्टेशन करके आपके पास अवेलेबल कर दूंगा, आप उसमें हैंडल फिट करोगे, हैंडल फिट करने के बाद आप ये मुझे वापस कर देने वाले हो। तो फ्रेंड्स यू आर नॉट प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर, आई एम प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर, मैंने चेयर बनाई, चेयर के ऊपर मेरा ब्रांड होगा, आप तो कौन हो गए, उसके जॉब वर्कर। गेटिंग माय पॉइंट, आप उसके कौन बन गए, जॉब वर्कर। तो फ्रेंड्स मैंने जब भी आपको चेयर का मूवमेंट करके दिया, क्या मैंने आपको चेयर का सप्लाई किया फ्रेंड्स, सही बताओ, मैंने आपको चेयर का सप्लाई किया कि खाली जॉब वर्क पर्पज के लिए मैंने आपको यहाँ से चेयर वहाँ पे भेजी, गुजरात से महाराष्ट्र जो भी चेयर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वेदर इट इज सप्लाई फ्रेंड्स, वो सप्लाई करने के लिए हुआ, आंसर इज ना, इट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई, इट इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ जॉब वर्क बेसिस। तो इन दिस सिनेरियो ये मूवमेंट है अदर देन सप्लाई के रीजन से, बट स्पेसिफिकली यहां पे इंक्लूड कर दिया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क, इट इज नॉट सप्लाई, एंड देयरफॉर जो डॉक्यूमेंट हम इश्यू करेंगे इस पर्पस के लिए वो क्या होने वाला है फ्रेंड्स, डिलीवरी चालान। बोलो क्लियर। तो फ्रेंड्स 2 चीज में हम इश्यू करने वाले हैं डिलीवरी चालान। पॉइंट नंबर 1, जब फ्रेंड्स मूवमेंट होगा गुड्स का, ट्रांसपोर्टेशन होगा गुड्स का, रीजन अदर देन सप्लाई, हम क्या इश्यू करने वाले हैं, डिलीवरी चालान। बोलो हम क्या इश्यू करने वाले हैं, डिलीवरी चालान। पॉइंट नंबर 2, जब हमारा ट्रांसपोर्टेशन होगा फॉर द पर्पस ऑफ जॉब वर्क, अवर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज फॉर द पर्पस ऑफ जॉब वर्क, हम वापस एक बार क्या इश्यू करने वाले हैं, डिलीवरी चालान। बोलो क्लियर। पॉइंट नंबर 3 ध्यान से फ्रेंड्स देखो, हमारे वहां पे अभी तो फ्रेंड्स लगभग बहुत सारे घर पे PNG आ चुका है,
ओके, अदानी का जो पीएनजी कनेक्शन है वो हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कुकिंग। बट फ्रेंड्स उसके पहले पता है गैस का थोड़ा ऐसा बॉटल आता था जो रेड कलर का बॉटल था, याद आ रहा है फ्रेंड्स? तो हमारे वहाँ पे दो घर के मतलब दो घर तो नहीं है, घर एक ही है, दो बॉटल रहती थी, एक एक्टिव रहती थी एक पैसिव रहती थी। इंग्लिश थोड़ी एक्टिव पैसिव कर रहे हो, ऐसा नहीं फ्रेंड्स। एक ऑलवेज हमारे पास सिक्योरिटी में रहता था कि जो ये गैस का बॉटल खत्म हो जाए तो उसको हम रिप्लेस करके नया गैस का बॉटल जो फुल है वो उसको हम यहाँ पे यूटिलाइज कर पाए। मतलब ऐसा ना हो कि रोटली आधी बनी और 2 रोटली रह जाए, ऐसा ना हो कभी भी। तो इस सिनेरियो में हम एक एक्स्ट्रा रखते थे। तो हम क्या करते थे फ्रेंड्स, देखो पहला जो गैस का हमारे पास बॉटल था वो एग्जाम्पल के तौर पे खत्म हो गया तो उसको हमने निकाल दिया, नया गैस का बॉटल इंस्टॉल कर दिया। तो जो गैस का बॉटल अभी हमारे पास अवेलेबल है उसको हम क्या करेंगे, उसको वापस एक बार नए से रिप्लेस करवा देंगे। तो मम्मी क्या करेगी, गैस वाले भैया को फोन करेगी कि हमारे घर पे गैस खत्म हो चुका है, तुम फटाफट गैस लेके आ जाओ। पता चला, ओके। तो गैस वाला भैया गैस की बोतल लेके निकलेगा। तो जब गैस की बोतल लेके निकलेगा तब जो डॉक्यूमेंट साथ में रखेगा वो कौन सा होने वाला है, डिलीवरी चलन। पता चला, गैस वाला भैया पूरा टेम्पो लेके निकलेगा ना गैस के अलग अलग बॉटल्स लेके, तो वो जो डॉक्यूमेंट लेके निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, डिलीवरी चलन। ध्यान से, फर्स्ट पॉइंट, सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस where quantity at the time of removal from place of business of supplier is not known। सिंपल वर्ड्स में जब लिक्विड गैस का सप्लाई होगा तो जो डॉक्यूमेंट इश्यू होगा वो कौन सा होगा, डिलीवरी चलन। बिकॉज क्वांटिटी कितनी सप्लाई होगी वो पर नहीं पता होगी। एग्जांपल के तौर पे घर पे वो गैस का बॉटल ले तो आ गया पर मम्मी अवेलेबल नहीं थी तो गैस का बॉटल वापस चला जाएगा। मतलब नक्की नहीं है कि सप्लाई होगा ही कि नहीं होगा और उसकी क्वांटिटी एग्जैक्टली नहीं पता। 10 बॉटल लेके निकला है पर 9 बॉटल ही सेल कर पाए, 1 बॉटल वापस लेके जाना पड़े, ऐसा एब्सोल्युटली पॉसिबल है। तो इस सिनेरियो में लॉ ने क्या बोला, वो क्या लेके निकलेगा, डिलीवरी चलन। बोलो 3 केस में हम इश्यू करते हैं डिलीवरी चलन। एग्जाम में प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं 3 केस में डिलीवरी चलन डिपार्टमेंट कहता है आप इश्यू कर सकते हो अंडर रूल नंबर 55। बोलो 3 केस रिवर्स में याद रखने पड़ेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। चलो फर्स्ट पॉइंट याद करो, ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स का, रीजन अदर देन सप्लाई, हम क्या इश्यू कर सकते हैं, डिलीवरी चलन। पॉइंट नंबर 2 आएगा फ्रेंड्स, इट विल ट्रांसपोर्टेशन फॉर द पर्पस ऑफ जॉब वर्क, हम क्या इश्यू करेंगे, डिलीवरी चलन। एंड पॉइंट नंबर 1 इज फ्रेंड्स सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस वेयर क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ रिमूवल इज नॉट नोन टू द सप्लायर, हम क्या इश्यू करेंगे, डिलीवरी चलन। बोलो 3 केस डिलीवरी चलन के याद रखने के। फ्रेंड्स अभी समझने का ट्राई करते हैं डिलीवरी चलन। एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट केस की बात करें तो जब वो गैस वाला भैया गैस लेके निकला, टेम्पो में गैस की बॉटल्स लेके निकला, तब वो क्या इश्यू करके निकलेगा, डिलीवरी चलन। एंड घर पे मम्मी अवेलेबल थी एंड घर पे गैस डिलीवर कर दिया, घर पे गैस का बॉटल डिलीवर कर दिया, तो उस पॉइंट पे वो क्या इश्यू करेगा, इनवॉइस। बिकॉज अभी तो सप्लाई हो गया ना, लेके नहीं निकला था टैक्स इनवॉइस। अब समझो जो डॉक्यूमेंट वो लेके निकला था वो तो कौन सा था, डिलीवरी चलन। एंड जब मम्मी अवेलेबल है, सप्लाई हो जाता है, वो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई वो क्या इश्यू करेगा, टैक्स इनवॉइस। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बरोबर समझो फ्रेंड्स। टैक्स इनवॉइस टू बी इश्यूड आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स, जैसे गुड्स की डिलीवरी हो जाती है हम क्या इश्यू करेंगे, टैक्स इनवॉइस। रेडी फ्रेंड्स, देखो बाकी 2 केस में तो सप्लाई है ही नहीं, मैंने आपको चेयर का ट्रांसपोर्टेशन करके दिया था तो हमारे बीच में कोई सप्लाई नहीं है, तो यहाँ पे टैक्स इनवॉइस इश्यू करने का क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इस केस में भी चेक करो, रीजन इज अदर देन सप्लाई, तो वापस एक बार टैक्स इनवॉइस इश्यू करने का क्वेश्चन आता नहीं है। पर फर्स्ट केस में ऐसा आएगा कि वो जो फैक्ट्री से लेके निकलेगा वो डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, डिलीवरी चलन। एंड जब मम्मी घर पे अवेलेबल है एंड वो डॉक्यूमेंट जो इश्यू करेगा वो कौन सा होगा, टैक्स इनवॉइस। रेडी, चकाचक 3 केस डिलीवरी चरण के फर्स्ट केस। अभी सीक्वेंस में बोलने का ट्राई करो। supply of liquid gas where quantity at the time of removal by supplier is not known. Point number 2, transportation for the purpose of job work. And number 3, transportation for reason other than supply, हम क्या इश्यू करने वाले हैं, डिलीवरी चरण। चौथा भी केस है बट मैंने मेंशन नहीं किया है बिकॉज ऐसा कोई भी केस जो गवर्नमेंट नोटिफाई करे उसके लिए भी हम क्या इश्यू कर सकते हैं, डिलीवरी चरण। ऐसा कोई भी केस जो गवर्नमेंट नोटिफाई करे उसके लिए भी हम क्या इश्यू कर सकते हैं, डिलीवरी चरण। एंड ऐसे हमारे पास अलग अलग नोटिफिकेशन है जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे भी आप क्या इश्यू कर सकते हो, डिलीवरी चरण। बट ऐसा पूछे कि रूल नंबर 55 राइट डाउन केसेस वेयर डिलीवरी चरण कैन बी इश्यूड, तो अब ये 3 केस लिख के आओगे फ्रेंड्स। क्लियर, चलो याद करो। फर्स्ट वापस मैं रिपीट कर दूं, जैसे लिक्विड गैस का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो डिलीवरी चलन लेकर निकलेगा एंड जैसे ही सप्लाई होगा एट दैट पॉइंट टाइम वो क्या इशू कर देगा फ्रेंड्स, आपको टैक्स इनवॉइस। ओके, एक छोटी सी बात याद करवा दूं फ्रेंड्स आपको, याद करो। गुड्स के केस में इनवॉइस की कितनी कॉपी थी, 3। सर्विस के केस में इनवॉइस की कितनी कॉपी थी, 2। सर्विस 2, गुड्स 3, सर्विस 2। कौन से थे, रेसिपिएंट सप्लायर। सर्विस में 2 कॉपी थी, रेसिपिएंट सप्लायर। गुड्स में 3 कॉपी थी, रेसिपिएंट ट्रांसपोर्टर सप्लायर। फ्रेंड्स डिलीवरी चरण की हम इश्यू करने वाले हैं 3 कॉपी। डीसी की हम कितनी कॉपी इश्यू करने वाले हैं, 3 कॉपी। कौन सी 3 कॉपी चेक करो, कंसाइनी,
ट्रांसपोर्टर, कंसाइनर। बोलो बोलो तीन चीज, गुड्स जैसा ही हुआ। वहां पे रेसिपिएंट, ट्रांसपोर्टर, सप्लायर था, यहाँ पे कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर, कंसाइनर है। आई थिंक टाइम पास है फ्रेंड्स, एकदम सिंपल। तो कंक्लूजन ऐसा कर सकते हैं, गुड्स के केस में 3 कॉपी, सर्विस के केस में 2 कॉपी, डीसी के केस में 3 कॉपी। बोलो गुड्स 3, रेसिपिएंट, ट्रांसपोर्टर, सप्लायर। सर्विस में 2 कॉपी, बोलो बोलो रेसिपिएंट, सप्लायर। डीसी में 3 कॉपी, बोलो कौन से कंसाइनर, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर, कंसाइनर। आई थिंक टाइम पास है फ्रेंड्स, चकाचक। आज जो भी डिस्कस किया उसका फास्टेस्ट एक बार रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं, सो क्लैरिटी एकदम मगज में मजबूत होती जाए फ्रेंड्स। बोलो आपके इनवॉइस का बनाने का कोई फॉर्मेट, कोई डिजाइन है? नो, इसका कोई फॉर्मेट डिजाइन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बट रूल नंबर 46 में उसमें कंटेंट्स क्या क्या होने चाहिए उसका लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है, जिसका डिस्कशन हमने आज शुरू किया था। नाम, एड्रेस, नंबर ऑफ सप्लायर, सीरियल नंबर, मैक्सिमम 16 कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर होने चाहिए, 16 डिजिट्स होने चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, चिंता नहीं है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स डेट ऑफ इश्यू, बाद में रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा तो नाम, एड्रेस, नंबर, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होगा उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 और मोर होगा तो नाम, एड्रेस, डिलीवरी, स्टेट का नाम, स्टेट का कोड, एंड जो 50,000 से कम होगा तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, बाकी फोर्स करके अपना नाम लिखवा सकते नहीं हो। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स हसीना कोड, HSN कोड का या मतलब कंटेंट याद करो। जो आपका टर्नओवर लास्ट ईयर का अप टू 1.5 करोड़ होगा तो HSN कोड मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। बट जो आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ को क्रॉस करता है, 1.5 करोड़ के ऊपर 5 करोड़ तक है, 2 डिजिट आप मेंशन करो। 5 करोड़ के ऊपर है आपका लास्ट का टर्नओवर, 4 डिजिट तक आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा डिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट आएगा क्वांटिटी, नेक्स्ट आएगा टोटल वैल्यू, उसमें से डिस्काउंट को लेस करो। बाद में आएगा टैक्सेबल वैल्यू, उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करो। बाद में अमाउंट ऑफ टैक्स आप मेंशन करो। बाद में प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता चले कि आपका सप्लाई का नेचर इंट्रा स्टेट सप्लाई है कि इंटर स्टेट सप्लाई है। एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होगा? CGST प्लस SGST के IGST। नेक्स्ट आएगा एड्रेस ऑफ डिलीवरी इफ द सेम इज नॉट एज पर प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट आएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो तो वो आपको मेंशन करना होगा, जो रेसिपिएंट को पता चले कि योर सप्लाई इज कवर्ड बाय रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एंड लास्ट में आएगा सिग्नेचर। फ्रेंड्स जब बात आएगी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस की तो सिग्नेचर की डिजिटल सिग्नेचर नहीं होगा तो चलेगा। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हसीना कोड, जो हमने डिस्कस कर लिया। जैसे हसीना कोड कितने मेंशन करने पड़ेंगे वो भी डिस्कस कर लिया। मैनर ऑफ इशूइंग टैक्स इनवॉइस, गुड्स के केस में 3 कॉपी, सर्विस के केस में दो सर्विस के केस में 2 कॉपी, गुड्स के केस में 3 कॉपी, डीसी के केस में 3 कॉपी। बोलो सर्विस में 2 कौन सी? रेसिपिएंट, सप्लायर। गुड्स में 3 कौन सी? रेसिपिएंट, ट्रांसपोर्टर, सप्लायर। डीसी के केस में 3 कॉपी कौन सी? कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर, कंसाइनर। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हमारे वहां पे सप्लायर परमिटेड टू इशू डॉक्यूमेंट अदर देन टैक्स इनवॉइस। सिंपल वर्ड्स में 2 लोगों को 2 चीज ना लिखो तो चले, ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है। 2 लोग 2 चीज ना लिखे तो चले। 2 लोग कौन से याद करो। पहले में 31(2) वाले 4 लोग, 1 2 3 गो। इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC। सेकंड होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। 2 चीज बोलो कौन सी 2 चीज? मतलब सीरियल नंबर, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट ना लिखे तो चले, बट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर को कंपल्सरी क्या मेंशन करना पड़ेगा? टिकट। बोलो क्लियर। एंड फर्स्ट हमारा जो ट्रांसपोर्ट मतलब जो 4 सप्लायर है 31(2) वाले, तो उसको मतलब जो 31(2) वाले 4 सप्लायर उनके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन फर्स्ट कौन सा? 31(2) के हिसाब से इनवॉइस इशू करो विद इन 45 डेज फ्रॉम सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एंड सेकंड फ्रेंड्स उनके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा टू इशू इनवॉइस एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द मंथ। रेडी? चकाचक। चलो नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे वहां पे GTA 16 डिटेल्स जो हमारे रूल नंबर 46 के हिसाब से वो तो मेंशन करेगा ही करेगा, उसके एडिशन में 6 डिटेल्स और मेंशन करेगा। बोलो कौन सी? वजन, वर्णन, भेजने वाला, लेने वाला, कहां से कहां तक, GJ01 हु इंग्लिश में बोलो। चलो याद करो। वेट, डिस्क्रिप्शन, कंसाइनर, कंसाइनी, ओरिजिन, डेस्टिनेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, हु मतलब हु इज द पर्सन रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स, उसका GST एंड के कंसाइनर, कंसाइनी के फाइनली GTA। डिलीवरी चरण के 3 केस याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट, supply of liquid gas where quantity at the time of removal is not known by supplier. Point number 2 आएगा transportation of goods for the purpose of job work, and third आएगा transportation of goods for reason other than by way of supply. इस 3 केस में हम जो डॉक्यूमेंट इशू करेंगे वो कौन सा होने वाला है? डिलीवरी चरण। इसकी भी 3 कॉपी हम इशू करेंगे, जो कौन सी होगी? कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर, कंसाइनर। बोलो क्लियर। एंड फ्रेंड्स आज का लास्ट टॉपिक विच इज फ्रेंड्स SKD CKD। जब आपका दिल नहीं तोड़ेगा चिंता ना करो। क्या है SKD CKD? इट इज सेमी नॉकडाउन कंडीशन और कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन और इन बैचेस और लॉट्स। क्या है ये एग्जैक्टली समझते हैं फ्रेंड्स। देखो फिर से बात करते हैं एक विंड मिल की। विंड मिल, पवन चक्की, ये उसका मेन एलिमेंट है जो अर्थ के साथ एम्बेडेड होगा। उसका ये फर्स्ट विंग, उसका ये सेकंड विंग, उसका ये थर्ड विंग। फ्रेंड 3D इफेक्ट है, अकॉर्डिंग टू ड्राइंग होता है हमारे वहाँ पे। क्लियर। एंड ये उसका चक्कर होगा यहाँ पे, जो सबको अटैच करके पूरा विंड मिल घुमाएगा गोल गोल। फ्रेंड्स आपने कभी देखा है
ये जो विंड मिल का एक विंग आता है ना, जबरदस्त उसका आप देखो ना तो क्वांटम होता है, मतलब उसका आप लेंथ देखो ना तो जबरदस्त बहुत लंबा होता है फ्रेंड्स। तो एक ट्रक में पूरे विंड मिल का ट्रांसपोर्टेशन करना पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। आप ऐसा समझो कि एक विंड मिल पूरे ट्रक एक ही ट्रक में ट्रांसपोर्टेशन कर दो तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता फ्रेंड्स। तो क्या करने का, तो देखो अलग अलग ट्रक में अलग 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 विंड मिल के पार्ट्स जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रक 1 क्या जाएगा, इसका जो मेन एलिमेंट है पार्ट ए, मैं ऐसा लिखता हूँ पार्ट ए जाएगा। ट्रक भर गई फ्रेंड्स, बहुत बड़ी ट्रक होगी, ट्रेलर जैसा होगा ना, तो इतनी बड़ी ट्रक में खाली ये एलिमेंट जाएगा बिकॉज बहुत बहुत लंबा होता है फ्रेंड्स ये ए एलिमेंट। ट्रक 2 में क्या जाएगा, ट्रक 2 में जाएगा ये फर्स्ट विंग। ट्रक 3 में क्या जाएगा, ट्रक 3 में जाएगा सेकंड विंग। ट्रक 4 में जाएगा थर्ड विंग एंड ट्रक 5 में जाएगा वो चक्कर चक्कर चक्कर, वो भी बहुत बड़ा चक्कर होता है। एंड बाकी जो वायरिंग जो भी अदर मिसलेनियस टूल्स होंगे वो सब ट्रक 5 में जाएंगे। गुड्स एक ही है, विंड मिल। आप रेसिपिएंट थे, मैं सप्लायर था, मैं विंड मिल का प्रोड्यूसर हूँ, मैं विंड मिल मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। तो फ्रेंड्स आपने मुझे ऑर्डर दिया था सर विंड मिल भेजो, मैंने बोला ठीक है विंड मिल में जाएगी, आप चिंता ना करो, बट एक ट्रक में नहीं पॉसिबल है, उसको मुझे टुकड़े 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 सो ये टुकड़ा किया है, पता चला। सो मुझे जो गुड्स आपको भेजने होंगे वो मैं एक ट्रक में नहीं ट्रांसपोर्ट करके दे पाऊंगा, जो मुझे आपको भेजना होगा वो कैसे भेज पाऊंगा, टुकड़े 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 टुकड़े, 5 अलग अलग टुकड़े में पूरा ये गुड्स का सप्लाई में आपको एज ए रेसिपिएंट, आप एज ए रेसिपिएंट हो तो मैं आपको करने वाला हूं। तो इसमें इनवॉइस की रिक्वायरमेंट कैसे होगी उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज वन सिंगल मूवमेंट में ट्रांसपोर्टेशन होकर ये गुड्स का सप्लाई नहीं होने वाला है, ये गुड्स का सप्लाई होने वाला है टुकड़े 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 टुकड़े। तो ये नाम कैसे बना, देखो इट इज फ्रेंड्स नॉक डाउन, मतलब इट इज कंप्लीटली नॉक डाउन, मतलब मैंने गुड्स को पूरा डिसमेंटल कर दिया। ये ए पार्ट अलग से जाएगा, विंग 1 अलग से, विंग 2 अलग से, विंग 3 अलग से, ये चकड़ा अलग से, उसके टूल्स अलग से, मतलब पूरा मैंने कंप्लीटली नॉकडाउन कर दिया, मतलब पूरा डिसमेंटल कर दिया। एक छोटा सा और एग्जांपल दूं, मैंने आपको कोई कंटेंट समझाया, पूरा बाउंस गया, आपको पूरा ऊपर से गया, वो क्या हो गया, कंप्लीटली नॉकडाउन। नंबर 2 थोड़ा पता चला, थोड़ा बाउंस गया। एग्जाम्पल के तौर पे अभी सब कुछ पता चलना चाहिए, बट मैंने आपको थोड़ा समझाया, मतलब मैंने आपको पूरा समझाया, आपको थोड़ा पता चला, थोड़ा बाउंस गया, उसको बोलेंगे सेमी नॉकडाउन। का मतलब गुड्स को मैंने पूरे डिसमेंटल नहीं किया, मैंने क्या किया, विंग्स 1 2 को साथ में जाने दिया, विंग 3 एंड वो चक्करडा को साथ में जाने दिया, एक के साथ जो ए एलिमेंट था उसके साथ अलग टूल्स गए, मतलब अब समझो इट इज सेमी नॉकडाउन। प्रोविजन सेम टू सेम रहते हैं फ्रेंड्स, उस प्रोविजन को तो फर्क ही नहीं पड़ता। प्रोविजन तो क्या कहता है, गुड्स एक साथ गए तो क्या ना, टुकड़े टुकड़े गए, स्टोरी खत्म, यहां पे आ जाओ, पता चला। मतलब इफ इट इज कंप्लीटली नॉकडाउन तो भी ये सिंपल प्रोविजन, एकदम सिंपल है फ्रेंड्स, आप समझो, पर खाली कंसेप्ट आपको समझना है। इट इज कंप्लीटली नॉकडाउन तो भी ये प्रोविजन, इट इज सेमी नॉकडाउन तो भी ये प्रोविजन। तो इसको बोलेंगे एसकेडी सीकेडी, सेमी नॉकडाउन कंडीशन, कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन, ये प्रोविजन हमको एप्लीकेबल होंगे। क्या कहते हैं प्रोविजन, एकदम सिंपल है फ्रेंड्स। देखो पहले मैं आपको समझा दूं, बाद में जो लिखा है वो पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, 3 स्टेप फॉलो करो, आंसर खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स, एकदम सिंपल है। लॉ कहता है पहले क्या इशू करो, पता है, कंप्लीट इनवॉइस। फ्रेंड्स देखो, भले 5 ट्रक्स में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो, सप्लाई तो एक ही है, ट्रांसपोर्टेशन 5 टाइम्स हो रहा है। एग्जांपल के तौर पे अभी जो हमने लेक्चर डिस्कस किया टैक्स इनवर्स, उसके 5 पार्ट्स है, ये लेक्चर 4 है, इसके बाद लेक्चर नंबर 5 होगा, वहां पे लेक्चर हम वो लेक्चर में चैप्टर खत्म कर देंगे, बाद में ग्रैंड रिवीजन होगा 15-20 मिनट का, जिसमें पूरा चैप्टर हम कवर कर देंगे। पर मैं क्या कहता हूं, चैप्टर एक ही है पर 5 पार्ट्स हो गए, रिकॉर्डिंग में 5 पार्ट्स में डिस्कस किया मैंने उसको, पर चैप्टर तो एक ही हुआ ना। सिमिलरली सप्लाई तो एक ही है, 5 अलग अलग पार्ट्स में उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फ्रेंड्स, सप्लाई तो एक ही हुआ, विंड मिल अलग अलग 5 पार्ट्स में उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, तो फ्रेंड्स इनवॉइस तो एक ही इश्यू होगा, तो इश्यू कंप्लीट इनवॉइस। तो फर्स्ट स्टेप हमारा इश्यू कंप्लीट इनवॉइस। फ्रेंड्स सेकंड स्टेप होगा, जब फर्स्ट ट्रक जाएगी, सेकंड ट्रक जाएगी, थर्ड ट्रक जाएगी, फोर्थ ट्रक जाएगी, बस। तो फ्रेंड्स जब ये कंसाइनमेंट गया, ये कंसाइनमेंट गया, ये कंसाइनमेंट गया, ये कंसाइनमेंट गया, मतलब लास्ट के अलावा जितने भी कंसाइनमेंट जाएंगे उस कंसाइनमेंट के साथ 2 डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। डॉक्यूमेंट फर्स्ट कौन सा होगा, इट वुड बी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइस, बरोबर समझना फ्रेंड्स, इट वुड बी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइस प्लस डीसी, डिलीवरी चालान, बरोबर समझो। 2 डॉक्यूमेंट्स होंगे, एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइस, मतलब ये जो आपने कंप्लीट इनवॉइस इशू किया है स्टेप नंबर 1 में, उसकी जेरॉक्स कॉपी जिसमें आपके ऊपर साइन,
उसको बोलेंगे सर्टिफाइड कॉपी, प्लस जाएगा डिलीवरी चलन। मतलब आप समझो, गवर्नमेंट को पता चले, जो भी रास्ते में आपको पकड़े उसको पता चले कि ये जो पार्ट ए गया, इट इज नॉट सप्लाई ऑफ पार्ट ए। फ्रेंड्स देखो, डिलीवरी चलन होगा ना, उसमें क्या लिखा होगा, पार्ट ए का मूवमेंट हो रहा है, पर ये पार्ट ए का सप्लाई नहीं है, ये इट इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ विंडमिल। सो वो कैसे पता चलेगा, बेस्ड अपॉन सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइस। सर्टिफाइड कॉपी से पता चलेगा विंडमिल का ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें से ए पार्ट जो डीसी में लिखा होगा अभी उसका मूवमेंट हो रहा है। चलो, ट्रक 2 के साथ भी क्या जाएगा, वापस एक बार ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस तो फर्स्ट आपने अपने इश्यू कर दी है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी, मतलब उसका जेरोक्स कॉपी, उसमें आपकी साइन करो, वो बन जाएगा सर्टिफाइड कॉपी। तो फिर आपकी जो सर्टिफाइड कॉपी है प्लस ये जो फर्स्ट विंग है उसका मेंशनिंग डीसी में होगा, डिलीवरी चरण में होगा। मतलब जो हमारा सेकंड स्टेप है वो क्या कहता है, जब भी ये कंसाइनमेंट जाएंगे उसके साथ 2 कॉपी, एक सर्टिफाइड कॉपी, उसमें क्या होगा डीसी। मतलब सेकंड ट्रक में क्या जाएगा, एक सर्टिफाइड कॉपी प्लस विंड मिल का विंग जो था, फर्स्ट विंग था, उसका मेंशनिंग करेंगे डीसी में। चलो, थर्ड ट्रक हमारी गई, उसमें भी क्या होगा, सेम डिलीवरी चलन प्लस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइस, वो डीसी में क्या लिखेंगे, सेकंड विंग गई, ऐसा उसका लेटर से मेंशनिंग करेंगे हमारे डीसी में। थर्ड होगा फ्रेंड्स हमारा चौथा ट्रक गया, तो भी हम क्या इश्यू करेंगे, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइस प्लस डिलीवरी चलन। सर्टिफाइड कॉपी जो ओरिजिनल थी उसका ये जेरोक्स वर्जन है, प्लस डीसी में क्या लिखा होगा, हमारी थर्ड विंग गई, ऐसा वहां पे मेंशनिंग करेंगे। एंड जब आता है लास्ट कंसाइनमेंट का, लास्ट ट्रक का, हमको इश्यू करना होगा ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस। अभी तो फ्रेंड्स मूवमेंट पूरा खत्म हो रहा है ना, लास्ट कंसाइनमेंट है। जब ये लास्ट कंसाइनमेंट जाएगा, हम रेसिपिएंट को क्या इश्यू कर देंगे, ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस, ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस प्लस क्या जाएगा साथ में डिलीवरी चलन। डिलीवरी चलन में क्या मेंशन किया होगा, ये चक्कर एंड अदर टूल्स जो भी हम लास्ट में भेज रहे हैं वो। फ्रेंड्स एकदम सिंपल है, 3 सिंपल स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। फर्स्ट स्टेप होगा इश्यू कंप्लीट इनवॉइस, मतलब पूरा इनवॉइस बना दो, विंडमिल का पूरे इनवॉइस आपको बनाने की रिक्वायरमेंट आएगी। स्टेप नंबर 2, इश्यू करो क्या, with every consignment other than last consignment, मतलब ट्रक 1, ट्रक 2, ट्रक 3, ट्रक 4, क्या इश्यू करो, मुझे इश्यू करना होगा डिलीवरी चरण। मतलब जाएगा डिलीवरी चरण, मतलब उसमें मेंशन किया होगा कौन से पार्ट का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। फर्स्ट ट्रक में ए पार्ट का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सेकंड में फर्स्ट विंग, थर्ड ट्रक में सेकंड विंग, फोर्थ ट्रक में थर्ड विंग का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। प्लस क्या मेंशन करना पड़ेगा, प्लस क्या होगा डॉक्यूमेंट्स में सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइस, ये जो इश्यू आपने कंप्लीट इनवॉइस किया है उसकी जेरॉक्स कॉपी के ऊपर साइन करवा दो। मतलब विद सेकंड स्टेप, विद एवरी कंसाइनमेंट 2 डॉक्यूमेंट जाएंगे, डिलीवरी चरण प्लस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइस। एंड फ्रेंड्स जब जाएगा लास्ट कंसाइनमेंट, क्या इश्यू करना होगा आपको, डिलीवरी चरण प्लस ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस। आई थिंक पता चला, एकदम सिंपल। एसकेडी सीकेडी, सेमी नॉकडाउन कंडीशन, कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन, जो गुड्स को पूरे डिसमेंटल कर दिए उसको बोलेंगे कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन। थोड़े डिसमेंटल किए, थोड़े डिसमेंटल नहीं किए, मतलब सेमी नॉकडाउन जैसा है, इट इज उसको बोलेंगे सेमी नॉकडाउन, जिसको बोलेंगे एसकेडी। फिर इस केस में एसकेडी सीकेडी के केस में इनवॉइस की रिक्वायरमेंट कैसे होगी इसको हमने डिस्कस किया। 3 स्टेप सिंपल फॉलो करने होंगे। चलो फटाफट देखिए बिना बोल दो। फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा, इश्यू कंप्लीट इनवॉइस। स्टेप नंबर 2 कौन सा होगा, जब भी वेरियस कंसाइनमेंट जाएंगे अदर देन लास्ट कंसाइनमेंट, 2 डॉक्यूमेंट साथ में जाएंगे, डीसी जिसमें जो गुड्स का मूवमेंट हो रहा है उसका मेंशनिंग होगा, प्लस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइस, जो इनवॉइस आपने इश्यू किया था ओरिजिनली उसका यहाँ पे जेरॉक्स वर्जन होगा। एंड थर्ड, जब लास्ट कंसाइनमेंट जाएगा बोलो साथ में क्या जाएगा, साथ में जाएगा इट वुड बी डीसी प्लस ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस। आई थिंक एकदम सिंपल है फ्रेंड्स, क्लियर। होपफुली जितना भी डिस्कशन आज हमने किया वो सब कुछ आपको पता चला होगा। कोई भी आपके डाउट्स हो फ्रेंड्स, कोई भी, पहले भी बताया था, कोई भी आपके डाउट्स हो आप मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हो। छोटा सा भी डाउट हो उसको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज फ्रेंड्स वो एग्जाम में आपको नड़ेगा। बोलो क्लियर, तो उसके बेटर वो क्लैरिफाई कर लो और ये पर्टिकुलर मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करने के थ्रू, तो क्या एकदम ईजी हो जाएगा आपका कंटेंट। क्लियर, ओके। इतना रखते हैं फ्रेंड्स आज के लिए। आज का हमने क्या क्या डिस्कशन किया उसका एक थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं फ्रेंड्स। इन डेप्थ डिस्कशन तो नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में कर ही लेंगे, बट एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो आज हमने जो डिस्कस किया इट वाज रूल नंबर 46, पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स इनवॉइस। अलग अलग 16 कंटेंट्स हमारे इनवॉइस में होने चाहिए। बाद में हमने डिस्कस किया HSN कोड के मेंशनिंग के बारे में, मैनर ऑफ इशूइंग टैक्स इनवॉइस, सर्विस के केस में कितनी कॉपी होगी, गुड्स के केस में कितनी कॉपी होगी। बाद में सप्लायर परमिटेड टू इशू डॉक्यूमेंट अदर देन टैक्स इनवॉइस। 2 सप्लायर 2 चीज़ ना लिखे तो चले। ये जो हमारे 31(2) के सप्लायर उनके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। GTA कौन सी 6 चीज़ एडिशनल अपने इनवॉइस में मेंशन करेगा।
बाद में डिलीवरी चरण के अलग अलग 3 केस है जो हमारे पास अवेलेबल है। डीसी का केस में कितनी कॉपीज होगी वो हमने डिस्कस की। बाद में एसकेडी सीकेडी का कौन से 3 स्टेप्स है वो हमने डिस्कशन यहाँ पे कंक्लूड किया फ्रेंड्स। क्लियर, होपफुली सब कुछ आपको पता चला होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर के पहले इतना खास आप रिव्यू कर लेना, ये जो भी नोट्स जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, जो भी हम यूज़ कर रहा हूँ, वो लिंक में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक में अवेलेबल है, तो उसका आप बेस्ट एडवांटेज लेना फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फ्रेंड्स।